ओके गाइस, चलो वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू दी टैक्सेशन क्लास जहां हम जीएसटी पढ़ने वाले हैं। राइट, कल हमने काफी चीजें देखी थी। राइट, थोड़े से बैकग्राउंड में गए थे हमने थोड़ा सा ओवरव्यू देखा था। राइट, आज भी सेम चीज ही होने वाली है। एज आई हैव प्रॉमिस्ड यू कि पहले हम पूरा सब्जेक्ट का, पूरे जीएसटी का, पूरे टॉपिक का ओवरव्यू लेंगे, बैकग्राउंड समझेंगे कि यार हमें अगले 2-3 महीने पढ़ना क्या है और ये सब क्यों, व्हाट इज द रीजन। प्रैक्टिकली चीजों को देखते हैं और फिर एग्जाम ओरिएंटेड के रास्ते पे आगे निकलते हैं। ठीक है, चलिए। हमने कल शुरुआत की थी कि यार अगर मुझे कुछ कमाना है तो बीच में गवर्नमेंट आ जाता है टैक्स लेने के लिए। ऐसा नहीं है कि यार वो टैक्स लेकर चले जाता है, बट उसके बदले में हमें काफी सारी चीजें देता है, जैसे हमने इस चार्ट में देखा था। राइट, बीट इंफ्रास्ट्रक्चर, बीट सिक्योरिटी, बीट हेल्थ केयर, बीट एजुकेशन, बीट रिसर्च एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। राइट, सो वी हैव सीन दैट इट इज अ कंपल्सरी लेवी। कंपल्सरी टैक्स देना, आप ना नहीं बोल सकते गवर्नमेंट को, कंपल्सरी देना है। एंड देयर इज नो डायरेक्ट बेनिफिट इन रिटर्न। हाँ, इनडायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है, जैसे हमने देखा। राइट, उसके बाद हमने देखा था कि इंडियन टैक्सेशन सिस्टम में, अगर इंडिया के टैक्स स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो इंडिया में बेसिकली कितने टैक्स है? 2 टैक्स है। वन इज डायरेक्ट टैक्स, अनदर वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। राइट, हमने देखा था कि अगर मैं डायरेक्ट टैक्स की बात करता हूं, राइट, अगर मैं डायरेक्ट टैक्स की बात करता हूं तो बेसिकली इनकम टैक्स आ जाता है, जहां पे टैक्स पेयर डायरेक्टली गवर्नमेंट को अपने सैलरी में से कुछ पैसा, अपने बिजनेस प्रॉफिट में से कुछ पैसा, अपने प्रोफेशनल रेसिट्स में से कुछ पैसा दे देता है। राइट, यहां पे 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। आपके जितने भी सोर्सेस ऑफ इनकम हो, जितनी भी आपकी इनकम है, इन सभी इनकम को आपने इन 5 हेड्स के अंदर डिवाइड करना है, कैटेगराइज करना है और गवर्नमेंट को उसके ऊपर टैक्स पे करना है। राइट, सैलरी इनकम था, हाउस प्रॉपर्टी था, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन था, कैपिटल गेन्स था एंड अदर सोर्सेस था। राइट, हालांकि इनडायरेक्ट टैक्स की अगर मैं बात करूं, इनडायरेक्ट टैक्स की कंसेप्चुअली अगर मैं बात करूं, इनडायरेक्ट टैक्स की, हम डायरेक्ट खुद नहीं पे करते गवर्नमेंट को, जाता तो हमारे पॉकेट से ही है, बट ये थ्रू दी सप्लायर जाता है। हमारा जो सप्लायर है उसको हम पे करेंगे, वो जाके गवर्नमेंट को पे करेगा। कुछ इस तरीके से हमने एक चार्ट भी देखा था जहां डिटेल में डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्सेस था, इनडायरेक्ट टैक्सेस था। इफ यू रिमेंबर, मैंने ये चार्ट आपको पढ़ने के लिए कहा था, याद है क्या? फिर हमने इसको डिस्कस भी किया था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि यार सेम पर्सन रिस्पॉन्सिबल है और सेम पर्सन के पॉकेट से टैक्स जारी है क्या? जी हां। कौन से केस में? डायरेक्ट टैक्सेस में। डायरेक्ट टैक्सेस में इंसिडेंट्स और इंपैक्ट दोनों सेम पर्सन के ऊपर है, बर्डन सेम पर्सन के ऊपर है, आप उसको शिफ्ट नहीं कर सकते। जितना ज्यादा आप कमाओगे उतना ज्यादा आपने टैक्स भरना है। डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूं, इनकम टैक्स की। इट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। वेरीज व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट इनडायरेक्ट टैक्सेस, यहां पे बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है। जी हां, अगर आप नहीं टैक्स भरना चाहते हो, आप किसी को बेच दो, उसके पास से पैसा लो, गवर्नमेंट को दे दो, एज सिंपल एज दैट। बट हां, यहां पे इंसिडेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन अलग अलग है। पैसा कंज्यूमर के जेब से जा रहा है, बट कंज्यूमर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू पे। सप्लायर इज रिस्पॉन्सिबल टू कैलकुलेट, कलेक्ट फ्रॉम द कंज्यूमर एंड पे टू द गवर्नमेंट। आई होप थिंग्स आर क्लियर। राइट, अच्छा, ये रिग्रेसिव है। आप करोड़पति हो, लखपति हो या सिर्फ पति हो, तो भी आपको कितना भरना पड़ेगा? जो भी वहां पे फाइनल प्राइस है उतना ही। अगर 1 लाख रुपीस का मोबाइल फोन है, उसके ऊपर अगर 10% जीएसटी रेट है, तो आप करोड़पति हो, लखपति हो, सिर्फ पति हो या सिर्फ 1 रुपया आपके पास पड़ा है, तो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 10% है तो 10% ही रहेगी। ऐसा नहीं कि यार मैं करोड़ों कमा रहा हूं तो मैं ज्यादा टैक्स पे कर सकता हूं, तो मुझे यहां गवर्नमेंट बोलेंगे ज्यादा पे कर। नहीं, ऐसा नहीं है। रिग्रेसिव इन नेचर। राइट, तो ये बेसिक फंडा हमने देखा था। अच्छा, हमने देखा था कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में जीएसटी के अलावा देयर आर सम अदर टैक्सेस फॉर व्हिच वी विल बी हैविंग अ डिस्कशन टुडे। राइट, एट द सेम टाइम डायरेक्ट टैक्सेस जो है, इसमें इनकम टैक्स के साथ वेल्थ टैक्स हुआ करता था, जो अबॉलिश हो चुका है। आज के डेट पे वेल्थ टैक्स नहीं है। ठीक है, चलिए, ग्रेट। हमने सब्जेक्ट के बारे में कुछ एफएक्यूज देखे थे। मैंने आपको बताया था हम किस तरीके से क्या क्या कन्वर्ट करेंगे, किस तरीके से क्या क्या पढ़ने वाले हैं। राइट, कैसे हमारे नोट्स रहेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। राइट, चलिए, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। राइट, कमिंग बैक टू द टॉपिक, जीएसटी। सर फुल फॉर्म के अलावा अभी भी कुछ नहीं पता है, थोड़ी थोड़ी सी आइडिया है, जितना सर आपने डिफरेंस बताया है, बट उसमें भी सर हमने इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स समझा है, हमने जीएसटी एज सच नहीं समझा अभी तक, स्पेसिफिकली जीएसटी नहीं समझा। बात करते हैं जीएसटी के ऊपर। जीएसटी पे जाने से पहले इनडायरेक्ट टैक्स के स्ट्रक्चर को एक बार रिवाइज करते हैं, जो हमने देखा है, कुछ नया नहीं है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये हमने देखा है। राइट, ध्यान से देखिएगा। मैन्युफैक्चरर कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा है, कोई भी चीज हो, राइट, वो मैन्युफैक्चर करने बाद होलसेलर के पास जा रहा है, होलसेलर रिटेलर के पास जा रहा है, रिटेलर जाके कंज्यूमर को बेच रहा है।
जरूरी है क्या कि ये साइकिल इतनी ही छोटी रहने वाली है? नहीं, नॉट नेसेसरी। इससे भी छोटी हो सकती है, इससे भी बड़ी हो सकती है। सर कहना क्या चाह रहे हो? कहने की बात सिंपल है, जरूरी नहीं है एक ही होलसेलर होगा, जरूरी नहीं है एक ही डीलर होगा या डिस्ट्रीब्यूटर होगा, 10 लोग बीच में रह सकते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में किसने तो मैन्युफैक्चर किया, एग्जाम्पल, दिल्ली में किसी ने तो मैन्युफैक्चर कर लिया चीज को, लैपटॉप मैन्युफैक्चर कर लिया दिल्ली में। दिल्ली से इस चीज को बेचा गया है एक डीलर के पास, एक होलसेलर के पास जो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र का जो होलसेलर है इसने बेच दिया, कोई तो भी समझो पूना वाले होलसेलर को जो पुणे में है, राइट। उसने पुणे से मुंबई में बेचा, फिर से डीलर ही है, होलसेलर ही है। मुंबई वाले ने रिटेलर को बेचा, दुकानदार को, और उस दुकानदार ने कंज्यूमर को बेचा, साइकिल बड़ी हो गई। तो ये डिपेंड करता है कितने लोग बीच में हैं, सब लोग अपना अपना प्रॉफिट का हिस्सा खाने वाले हैं। ऑब्वियसली सीधी सी बात है, सब लोग काम कर रहे हैं, पैसे के लिए कर रहे हैं। बट कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर को एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस के ऊपर सेल नहीं कर सकते। कितनी भी कमीशन कर लो, जो करना है कर लो, एंड में जो पैसा कंज्यूमर देगा वो एमआरपी के ऊपर आप उसको नहीं फोर्स कर सकते। उसके अंदर आपने जो करना है करो, डिस्काउंट देना है तो, नहीं देना है मत, जो जितना पैसा लेना है लो। एमआरपी के ऊपर आप नहीं जा सकते, राइट। अब यहां पे क्या हो रहा है देखना, अगर मैं ये एग्जांपल कंसीडर करता हूं, द मोमेंट यू मैन्युफैक्चर, जीएसटी के पहले की बात कर रहे हैं, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आया था इंडिया में, उससे पहले की हम बात कर रहे हैं, 1 जुलाई 2017 के प्रायर हम बात कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरर जो है, इसने जैसे ही मैन्युफैक्चर कर लिया, एक्साइज ड्यूटी वाज द टैक्स विच वाज लेविएबल। यहां देखो एक्साइज ड्यूटी लिखा हुआ है, एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी इज लेविएबल। अब मुझे एक बात बताओ, मैन्युफैक्चर होने के बाद आप गुड्स को बस गोडाउन में जाकर छुपा के रख दोगे ना, ऑटोमेटिक सेल हो जाएंगे, ऑटोमेटिक पैसा आएगा। मतलब मैंने लैपटॉप मैन्युफैक्चर किया कि कोई सामने रुका है पैसा देने को? नहीं। मैन्युफैक्चर इज अ प्रोसेस, मैन्युफैक्चर करोगे, गुड्स बनाओगे, उसके बाद उसको सेल करना पड़ेगा। जब तक आप किसी को सेल नहीं करते हो, आप पैसा कैसा कमाओगे? और अगर पैसा आएगा ही नहीं तो उसमें आपका प्रॉफिट कैसा निकलेगा? गेटिंग दी पॉइंट, राइट। तो बेसिकली सिंपल सी बात है, मैन्युफैक्चर करने से कुछ नहीं होता, मैन्युफैक्चर करके आपने उसको सेल करना होगा आगे। जैसे ही आप सेल करोगे उसको आगे, आप पैसा कमाओगे। अब जैसे ही आप सेल करते हो, सेल करने पे सेल्स टैक्स लगता था, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, ये एक सेल्स टैक्स है, सेल करने पे लगता है, ट्रेडिंग पे लगता है। सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये भी सेल्स टैक्स है। कुछ जगहों पे वैट लगता है, कुछ जगहों पे सीएसटी लगता है। सर ऐसे कैसे, ऐसे कैसे सर? ध्यान देना, समझा रहा हूं। हम महाराष्ट्र में बैठे हैं, हमने लैपटॉप मैन्युफैक्चर कर लिया, हमने मैन्युफैक्चर किया है, हम सेलर है, हम सप्लायर है, हम सेल करने वाले हैं लैपटॉप को किसी कस्टमर को। कस्टमर जो है महाराष्ट्र में ही है, मतलब एक ही स्टेट के अंदर में ट्रांजैक्शन हो रहा है, एक ही स्टेट के अंदर, महाराष्ट्र के ही अंदर सेलर भी है, महाराष्ट्र के ही अंदर कस्टमर भी है। सेलर इज ऑल्सो इन महाराष्ट्र, कस्टमर इज ऑल्सो इन महाराष्ट्र, एक ही स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शन हो रहा है। इसको हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। कुछ लिखना नहीं है आपने, सभी चीजें हम डिटेल में देखने वाले हैं वापस से, डोंट वरी। अभी सिर्फ ध्यान दो, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, स्कूल में आपने काफी सारे कॉम्पिटिशन वगैरह किए होंगे, राइट। आप जब कोई भी कॉम्पिटिशन करते हो, कई बार आप ही के स्कूल में बच्चे एक दूसरे से कंपीट करते हैं, या कॉलेज में कई बार दूसरे किसी स्कूल, दूसरे किसी कॉलेज के बच्चे आपके साथ आकर के कंपीट करते हैं। क्लियर है, राइट। ये हो गया इंट्रा स्कूल कंपटीशन। अगर आप स्कूल के अंदर बाकी स्टूडेंट्स के साथ कंपीट कर रहे हो, इंट्रा स्कूल कंपटीशन। अगर हम बोलते हैं कि एक स्कूल के बच्चे दूसरे स्कूल के बच्चों के साथ कंपीट कर रहे हैं, इंटर स्कूल कंपटीशन या इंटर कॉलेज कंपटीशन। क्लियर है, ये सबको पता है। आईपीएल चल रही है, इंडिया के ही प्लेयर आईपीएल में खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के सामने। इंट्रा नेशन के अंदर लीग चल रही है। इंटरनेशनल मतलब क्या? दो नेशंस के बीच में। इंटरनेशनल दो या दो से ज्यादा नेशंस के बीच में, उसके लिए इसको इंटरनेशनल बोलते हैं। तो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन मतलब क्या? इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन मतलब सेलर और बायर दोनों भी एक ही स्टेट में है, से महाराष्ट्र इन दिस केस। और जैसे ही कोई भी एक इंसान यहां से बाहर होगा, दूसरे स्टेट में होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे इसको इंटर स्टेट, सॉरी, राइट। मतलब बेसिकली मैं टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूं। टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन आपका इंट्रा स्टेट हो सकता है
या ये ट्रांजैक्शन आपका इंटर स्टेट हो सकता है। इंट्रा स्टेट तब होगा जब आपका सेलर और बायर ये दोनों भी इन वन स्टेट है, दोनों भी वन स्टेट है। सिर्फ महाराष्ट्र, राइट, सेलर भी महाराष्ट्र में है और आपका बायर भी है महाराष्ट्र में है। अगर मैं इंटर स्टेट की बात करता हूं, अगर मैं इंटर स्टेट की बात करता हूं, इंटर स्टेट में अलग अलग चीजें होगी। आपका जो सेलर है ये सपोज महाराष्ट्र में है और आपका जो बायर है ये सपोज गुजरात में है। टू डिफरेंट स्टेट्स, दो अलग अलग स्टेट्स, राइट। तो बेसिकली इंट्रा स्टेट आप बोलोगे जब एक ही स्टेट में है, इंटर स्टेट आप बोलोगे जब टू डिफरेंट स्टेट्स में आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है। मैं चाहता हूं आप इस चीज को लिख ले, गो फॉर इट फास्ट। स्क्रीन थोड़ी सी छोटी दिख रही है आज एक्चुअली, जो जहां पे मैं लिख रहा हूं वो बन जाएंगी, डोंट वरी। डन गाइज, मुझे याद दिलाना आज लेक्चर खत्म होने से पहले मैं समरी बुक कैसे बनानी है, क्यों बनानी है, इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे काम आएंगी और मैं उसको चेक कैसे करूंगा, ये सब हम आज डिस्कस करेंगे शॉर्ट में। सो दैट राइट फ्रॉम नाउ, राइट फ्रॉम चैप्टर 1 विच विल बी स्टार्टिंग इन अ डे और टू, आप सभी चीजों को अच्छे से स्टार्टिंग से ही कर रहे हो। अगर टाइप ऑफ सप्लाई जो मैंने आपको बताया है कि यार टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन इंट्रा इंटर, यही डिफरेंस क्या है, अगर ये आपको क्लियर हुआ है तो प्लीज थम्स अप दे देना चैट बॉक्स में, लाइव बैच वालों। क्लियर है? कुछ लिखा है मैंने, अगर आपका ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट होता है एक ही स्टेट के अंदर में तो उस स्टेट का वैट लगता है। सी ये भी सेल्स ही है, हाँ, इंट्रा स्टेट भी सेल ही हो रहा है। आप वही लैपटॉप को बना करके सेल कर रहे हो, आपने लैपटॉप बना लिया महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र में सेल कर रहे हो, आपको महाराष्ट्र स्टेट का वैट पे करना पड़ेगा। वैट इज अ टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स। ये वैल्यू एडेड टैक्स भी सेल्स टैक्स ही है, ठीक है। अगर आप इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन कर रहे हो, यहां पे भी आपने बनाया, मैन्युफैक्चर किया महाराष्ट्र में और उसको सेल किया गुजरात में, यहां आप सीएसटी पे करोगे बिकॉज दो अलग अलग स्टेट्स आ जाते हैं। अब यहां कंफ्यूजन ये हो जाता है कि महाराष्ट्र स्टेट के पास पैसा जाएगा या गुजरात स्टेट के पास पैसा जाएगा, कौन से स्टेट के पास पैसा जाना चाहिए, ये कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। एंड देयरफॉर सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है, जो दिल्ली में बैठा है यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है कि भाई एक काम करते हैं, मैं पैसा लेता हूं और मैं तुम दोनों में बांटता हूं। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा लेगा, अन लोगों में बांटेगा। अब यहां ध्यान देना, समझना चीज को, अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, राइट। फेडरल कंट्री मतलब क्या, यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, इंडिया का गवर्नमेंट भी है और हर स्टेट के पास अपना अपना गवर्नमेंट भी है। बिकॉज इंडिया में, इंडिया एज अ कंट्री तो पूरा है ही, बट इंडिया एज अ कंट्री के साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि यहां पे क्या चीज हो रही है, स्टेट्स भी बांटे गए हैं। तो ये जो स्टेट्स है, हर स्टेट चाहेगा कि मेरा अलग से कुछ रूल हो, राइट। अब फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र वाले बोलेंगे कि हमें एक पर्टिकुलर पॉलिसी फॉलो करनी है, कर्नाटक बोलेगा हमें कोई दूसरी पॉलिसी फॉलो करनी है। महाराष्ट्र में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोलेगी मुझे इसके लिए अलग कुछ पॉलिसी निकालनी है। मेरे यहां पे महाराष्ट्र में ट्रैफिक को लोग फॉलो नहीं करते, ट्रैफिक रूल्स को, तो मैं तो भाई हेलमेट नहीं बना तो 500 रुपए का फाइन रखना चाहता हूं, बट यूनियन गवर्नमेंट के गाइडलाइंस कुछ अलग बोलते हैं। तो कर्नाटक स्टेट आके बोलेगा कि यार नहीं, मेरे यहां पे लोग फॉलो करते हैं रूल्स को, मैं सिर्फ 200 रुपए ही रखूंगा। देयर इज अ डिफरेंस, राइट। तो जब दो अथॉरिटीज है तो ऐसी केस में फेडरल कंट्री हो गया। तो इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी। लिखना मत, जब लिखने का टाइम होगा बताऊंगा। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अपने टैक्स लेवी करता है, स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने टैक्स लेवी करता है। मैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में बात करने वाला हूं, आज नहीं करूंगा,
फिर कभी करेंगे, बट मैं उसके ऊपर डिस्कशन करूंगा, हमारे सिलेबस का पार्ट है वो, राइट। अगर मैं बात करूं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो देयर आर 3 लिस्ट इफ यू नो। एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, और एक कॉन्करेंट लिस्ट है, राइट। यूनियन लिस्ट में कुछ एंट्रीज है, स्टेट लिस्ट में कुछ एंट्रीज है, कॉन्करेंट लिस्ट में कुछ एंट्रीज है। यस, हम डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर, हमारे सिलेबस का पार्ट है, वो हम डिस्कशन करेंगे। यूनियन स्टेट के अंदर जो एंट्रीज है, उसमें से यूनियन स्टेट को राइट मिल जाता है कुछ टैक्सेस लेवी करने का। मैं कुछ बोल रहा हूं, सब नहीं, कुछ। स्टेट गवर्नमेंट के लिस्ट में से, स्टेट लिस्ट में से कुछ एंट्रीज है जो स्टेट गवर्नमेंट को राइट देती है कुछ टैक्सेस को लेवी करने का, राइट। कॉन्करेंट लिस्ट में डिवाइड किया गया जाता है, मतलब कॉन्करेंट लिस्ट में कुछ ऐसी चीजें हैं जहां स्टेट और सेंटर दोनों मिलके उस पर्टिकुलर चीज को चलाएंगे, राइट। अब अगर आई कम बैक टू माय डिस्कशन, जहां पे सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स की बात करता हूं, सीएसटी जो आपका है, ये भी किस पे लगता है? सेल्स पे लगता है, ट्रेडिंग पे लगता है। वैट जो है, ये भी सेल्स पे लगता है, ट्रेडिंग पे लगता है। बट वैट जो है, ये स्टेट गवर्नमेंट लेवी करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करता है सीएसटी। तो सीएसटी तभी होगा जब 2 स्टेट इन्वॉल्व होंगे, से महाराष्ट्र इन्वॉल्व है, दिल्ली इन्वॉल्व है, या महाराष्ट्र इन्वॉल्व है, झारखंड इन्वॉल्व है, राइट, या कर्नाटका इन्वॉल्व है, या गुजरात इन्वॉल्व है। ये तभी आएगा जब कोई एक पर्टिकुलर स्टेट इन्वॉल्व है, से महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र ट्रांजेक्शन हो रहा है, से कर्नाटका टू कर्नाटका ट्रांजेक्शन हो रहा है, से गुजरात टू गुजरात ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो जब महाराष्ट्र के अंदर ट्रांजेक्शन हो रहा है, सेलर भी महाराष्ट्र में है, बायर भी महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र वैट आ जाएगा। जब सेलर भी कर्नाटका में है, बायर भी कर्नाटका में है, कर्नाटका वैट आ जाएगा। मतलब सर, अगर 28 स्टेट्स है तो हर स्टेट का अलग अलग स्टेट वैट एक्ट है। जी हां, हर स्टेट का अलग स्टेट वैट एक्ट है। समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? हर स्टेट का अलग अलग स्टेट वैट है। पहले ये फॉलो हुआ करता था, आज के डेट पे वैट और सीएसटी की जगह पे क्या हो रहा है फॉलो? जीएसटी हो रहा है, राइट। अगर आप जीएसटी का फुल फॉर्म देखते हो तो इट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मतलब ये जो गुड्स है, गुड्स को आप क्या करोगे? ट्रेड करोगे। गुड्स को आप क्या करोगे? मैन्युफैक्चर करोगे। या तो बनाओगे या तो बेचोगे, या फिर बना करके बेचोगे, राइट। तो या तो सिर्फ ट्रेडिंग होगी, या तो मैन्युफैक्चरिंग प्लस ट्रेडिंग होगी। मैन्युफैक्चर किया, बनाया और बेच दिया, दोनों के केस में आपको जीएसटी लगेगा। पहले वैट और सीएसटी लगा करता था। तो सर इसका क्या है? सर्विस टैक्स। पहले सर्विस टैक्स करके टैक्स था, आज उस सर्विस टैक्स की जगह ले ली है जीएसटी ने। तो सर ऐसे बहुत सारे टैक्सेस हो गए ना। हमने सुना है सर इंडिया का टैक्सेशन सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये पहले भी था, ये अभी भी है। हाँ, जीएसटी में कुछ इंप्रूवमेंट्स जरूर आई है, बट कॉम्प्लिकेटेड अभी भी है, राइट। तो एक एक करके हम चीजों को उठाने वाले हैं। आपको मेन चीज जो है इंट्रास्टेट इंटरस्टेट समझने आ गया होगा शायद। ये कंसेप्ट जीएसटी में भी काम आएगा। वैट कब लगता था, सीएसटी कब लगता था, और दोनों सेल्स टैक्स ही है, ये भी आपके दिमाग में शायद फिट हो गया है। ये सर नो, यहां तक क्लियर है सभी चीजें? बताइए जरा, कोई डाउट है? लाइव बैच वालों, रिकॉर्डिंग वालों, पूछ लो प्लीज। क्लियर है यहां तक, राइट। तो ध्यान देना, हम आए थे मैन्युफैक्चरिंग पे। मैं मैन्युफैक्चर करता हूं, मैन्युफैक्चर करके इमीडिएटली सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा, भाई एक्साइज दे, तूने मैन्युफैक्चर कर लिया, कुछ नया बना लिया तूने, पैसा दो, एक्साइज ले ले, ठीक है। अच्छा, तूने बना लिया ना, ठीक है, पैसा ले लिया, गवर्नमेंट वापस। अच्छा तू सेल कर रहा है, रुक रुक मत सेल कर, मैं आता हूं, गवर्नमेंट वापस आएंगी, पैसा लेके जाएंगे। सेल किया ना भाई तूने। तो पहले जीएसटी के पहले अगर तुमने एक स्टेट के अंदर ही सेल कर दिया तो तुम्हारा स्टेट गवर्नमेंट आके पैसा कलेक्ट करेगा। और अगर 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 हमने दूसरे किसी स्टेट में जाके सेल किया, सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा पैसा लेने, बोलेगा पैसा दो, हम बांटेंगे दोनों स्टेट में, ठीक है, उनके रेशियोज के हिसाब से, राइट। ये रेशियोज कैसे होते हैं, क्या होते हैं, कैलकुलेशंस डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, डिपेंड्स ऑन सो मेनी फैक्टर्स, राइट। आते हैं होलसेलर पे। होलसेलर को मैन्युफैक्चर करने की जरूरत है क्या? नहीं भाई, वो तो होलसेलर है, वो लॉट में बल्क में खरीदेगा, बल्क में बेचेगा। तो उसका काम है खरीदना, बेचना, ट्रेडिंग करना। जैसे ही वो सेल करता है, अगर वो उसके स्टेट में करता है, स्टेट गवर्नमेंट आ जाएगा, उस पर्टिकुलर स्टेट का वैट लगा लेगा। अगर 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 वो स्टेट के बाहर किसी स्टेट में सेल करना चाहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा, सीएसटी लेके जाएगा, और फिर वो दोनों स्टेट्स के बीच में बांट देगा। क्लियर है, राइट। रिटेलर क्या करेगा? बल्क में खरीदेगा और छोटे छोटे पीसेस में इंडिविजुअल लोगों को बेचेगा,
ठीक है। जैसे ही वो बेचेगा अगेन सेम चीज, सेल्स टैक्स मतलब वैट या सीएसटी। एंड कंज्यूमर जो है, एंड कंज्यूमर फाइनली पूरा पैसा देने वाला है, और ये पैसा किस तरीके से देता है, कैसे इसके ऊपर बर्डन निकलेगा पूरा, ये हम आज ही डिस्कस करेंगे। ये मिस्ट्री आज ही सॉल्व हो जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर समझा, मैन्युफैक्चर पे एक्साइज, ट्रेडिंग पे वैट और सीएसटी, राइट? क्लियर है इतने पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान देना, आज हम जीएसटी का मैकेनिज्म तो समझेंगे, बट उसके पहले मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना चाहता हूं, राइट? बिफोर डिस्कसिंग फ्यू थिंग्स विथ यू, आई वुड लाइक यू टू गो थ्रू दिस, मतलब रीड करो इसको, राइट? आपके पास 2 मिनट है और एक स्लाइड है इसकी 2015 से 17 तक की, मैं दिखाता हूं, रीड करो, देखो कितना समझता है, हम डिस्कस करते हैं इस चीज को। Should I go to the next slide? डन? 4 ही पॉइंट थे यहां तो। दिशा बोल रही है सर स्क्रीन इज स्लाइटली ब्लर। ओके ओके, शायद इंटरनेट फ्लक्चुएशन हो रहा होगा। मैं एक्सप्लेन करता हूं चीजों को, डोंट वरी। आपको आज ये मैं जो पीपीटी रेफर कर रहा हूं ये भी आपको मैं भेज देता हूं, सो दैट आप उसको अच्छे से देख भी पाओगे, और शायद आपको जल्दी नोट्स भी मिल जाएगा, तो नोट्स में ये चीजें ऑलरेडी आ जाएगी, सो डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल। ठीक है, आइए। इतने बैचेस जीएसटी पढ़ाने के बाद, ऑलमोस्ट 20-25 बैचेस, हर बैच में एक स्टूडेंट पक्का होता है जो बोलता है कि सर जीएसटी तो इंडिया में पहली बार आया ना, इंडिया ने जीएसटी बनाया ना सर, बाकी कंट्रीज तो भी बनाएगी नहीं। इंडिया इज नॉट द फर्स्ट कंट्री टू गेट जीएसटी इंप्लीमेंटेड, रादर आई वुड से डेवलपिंग कंट्रीज में इंडिया इज वन ऑफ द लास्ट कंट्री जिसने जीएसटी लाया, जीएसटी इंडिया में पहली बार नहीं आया है। रादर इफ यू टेक दी हिस्ट्री, इफ यू सी दी हिस्ट्री, ईयर 2000 व्हेन द देन प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी, उन्होंने एक कमिटी बनाई थी जीएसटी लॉ को ड्राफ्ट करने के लिए। कितनी बात कर रहा हूं पुरानी, 22 साल पुरानी। जो स्टूडेंट्स लाइव देख रहे हो शायद आप तब बॉर्न भी नहीं हुए होंगे, तब से डिस्कशन चालू है कि जीएसटी लाओ, जीएसटी लाओ, जीएसटी लाओ, तब से चालू है। फिर ये 2004 में वापस से कमेटी बनाई, 2006 में उसको प्रपोज किया गया कि चलो बजट में लेके आ जाएंगे, 2010 से स्टार्ट करेंगे, फिर वापस प्लान फेल हो गया इनका, कुछ ना कुछ चीजें चालू ही रही। अगर आप 2012 के यहां पे एक वर्डिंग देखोगे, स्टैंडिंग कमिटी बिगिंस डिस्कशन ऑन जीएसटी बट स्टॉल्ड इट ओवर द क्लॉज, सम सर्टन क्लॉज, एक नंबर दिया है क्लॉज का, राइट? तो ऐसा क्या हो गया इंडिया में दैट इट टुक ऑलमोस्ट 17 ईयर्स, 2017 से जीएसटी आया ना, 2000 से स्टार्ट हुआ था काम, इट टुक 17 ईयर्स फॉर इंडिया टू इंप्लीमेंट जीएसटी। इतना टाइम क्यों लगा? क्या लगता है आपको, किसी को पता है कुछ? यहां फाइनली 2017 में 1 जुलाई से जीएसटी गॉट इंप्लीमेंटेड। लेट मी कम टू दैट क्लॉज कि यार क्यों, ऐसा क्यों हुआ, आइए थोड़ा सा उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं।
ध्यान से समझना पूरा सिचुएशन, कुछ लिखना मत, सिर्फ ध्यान से समझना. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रोडक्शन बेस्ड टैक्स एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कंजम्पशन बेस्ड टैक्स. क्या वर्ड्स है? प्रोडक्शन और कंजम्पशन. मेरे ख्याल से इसके ऊपर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी शॉर्ट में बताता हूं. प्रोडक्शन मतलब जो कोई प्रोड्यूस कर रहा है कोई चीज को, राइट? इफ आई एम प्रोड्यूसिंग समथिंग, आई एम मैन्युफैक्चरिंग समथिंग, आई एम दी प्रोड्यूसर, आई एम दी मैन्युफैक्चरर. टैक्स जो है ये प्रोडक्शन के बेसिस पे लगने वाला है. और कंजम्पशन की जब मैं बात करता हूं, यानी कि जब मैं चीज को कंज्यूम कर रहा हूं, फोन को यूज कर रहा हूं सिम कार्ड डाल के, आइसक्रीम खा रहा हूं, कोई सर्विस ले रहा हूं, तब उसको हम बोलेंगे कंजम्पशन हो रहा है, कंज्यूम हो रही है चीज, राइट? प्रोडक्शन और कंजम्पशन में सभी को डिफरेंस समझने आया है ना? कोई ऐसा है जिसको अभी भी कंफ्यूजन है कि यार प्रोडक्शन और कंजम्पशन में सर क्या डिफरेंस होता है? अगर ऐसा कुछ होगा तो आप आगे नहीं समझ पाओगे. मुझे पहले ही बताओ, उस चीज को क्लियर करेंगे पहले, राइट? प्रोडक्शन मतलब क्या? जहां पे कोई चीज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं. कंजम्पशन उस चीज को हम कंज्यूम कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं उस चीज को. बनाना, यूज करना. क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं है, राइट? नाउ मतलब कहने का मतलब यह है कि जो जीएसटी टैक्स है, यह टैक्स कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है. पोस्ट जीएसटी, जीएसटी के बाद कंजम्पशन बेस्ड टैक्स बन गया पूरा इनडायरेक्ट टैक्स. मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो जीएसटी जो है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, दिस इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स. जीएसटी कंजम्पशन के ऊपर डिपेंड करता है. जब जब कंजम्पशन होगा तब तब जीएसटी लगेगा. तो सर प्रोडक्शन बेस्ड टैक्स मतलब जब जब प्रोडक्शन होगा तब तक टैक्स लगेगा. तो सर एक्साइज तो वैसा ही लगता है ना? नहीं, मैं लिटरली प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा हूं. अगर मैं यहां पे वैट बोलूं, एक्साइज बोलूं, कोई भी टैक्स बोलूं, कोई भी टैक्स पे बोलूं, देखो आज के डेट पे एक्साइज जो है उसकी जगह ले ली है जीएसटी ने. बट जीएसटी तो कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है. तो सर प्रोड्यूस होगा तो कंज्यूम तो होगा ही ना कहीं ना कहीं. तो प्रोडक्शन के ऊपर भी टैक्स लगेगा क्या? जी हां. प्रोड्यूस करोगे, मैन्युफैक्चर करोगे तो भी जीएसटी लगेगा. सर मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, कुछ नहीं समझ रहा सर. समझाता हूं, ध्यान दो. सेलर है, बायर है. सेलर महाराष्ट्र में है, बायर गुजरात में है. ठीक है? सेलर महाराष्ट्र में है, बायर गुजरात में है. टू स्टेट्स आर इन्वॉल्व. मैं बात करता हूं जीएसटी से पहले, प्री जीएसटी. बात करते हैं जीएसटी से पहले. ध्यान देना, समझना. जीएसटी से पहले अगर सेलर महाराष्ट्र में है और बायर गुजरात में है, मैंने क्या कहा है आपको? जीएसटी के पहले जो टैक्सेस थे ये प्रोडक्शन बेस्ड थे. प्रोडक्शन बेस्ड टैक्स. इसका मतलब प्रोड्यूस हो रहा है महाराष्ट्र में, सेलर बैठा है महाराष्ट्र में, इसने सेल किया किसी कस्टमर को जो गुजरात में बैठा है. ठीक है? महाराष्ट्र वाले सेलर ने से मिस्टर ए, इसने सेल किया गुजरात में, महाराष्ट्र वाले सेलर ने सेल किया गुजरात में कस्टमर को जो है से मिस्टर बी. अब यहां पे महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट जो है ये अल्टीमेटली पैसा लेके जाता था अपने पास. क्यों? बिकॉज इसके पास प्रोड्यूसर था, इसने प्रोड्यूस किया, इसने बनाया, इसने सेल किया. तो सेलर जो है, मैन्युफैक्चरर जो है, सेलर जो है, इस सेलर के पास से पैसा जाता था उसकी गवर्नमेंट को. लेगा भले सेंट्रल गवर्नमेंट, बट फाइनल रेवेन्यू जाएगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास. क्यों? प्रोडक्शन बेस्ड टैक्स. मतलब कोई भी चीज जो स्टेट में बन रही है उस स्टेट गवर्नमेंट को राइट है उसके ऊपर टैक्स कलेक्ट करने का. समझ रहे हो क्या? जो स्टेट में चीज प्रोड्यूस हो रही है, गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उस पर्टिकुलर स्टेट को, उस पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नमेंट को राइट है उसके ऊपर टैक्स लगाने का और टैक्स कलेक्ट करने का. तो ये टैक्स रेवेन्यू पूरा महाराष्ट्र के पास जाएगा. अब क्या हो रहा है? अगर मैं जीएसटी की बात करता हूं, जीएसटी में हमने देखा है कि यार जीएसटी इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्सेशन. क्यों है, क्या है, देखेंगे. मैंने आपको सिर्फ बोला है, उतना ध्यान रखो, राइट? तो यहां पे अगर आप महाराष्ट्र में हो, आप सेलर हो, मिस्टर ए इज द मैन्युफैक्चरर एंड सेलर, गुजरात में सेल हो रहा है मिस्टर बी, गुजरात गवर्नमेंट के पास जीएसटी जाएगा, गुजरात गवर्नमेंट के पास टैक्स जाएगा. क्यों? बिकॉज जिसने कंज्यूम की है उस चीज को वो कहां बैठा है? गुजरात में बैठा है. जिसने बनाया है चीज को वो कहां बैठा है? महाराष्ट्र में बैठा है. जीएसटी से पहले, जीएसटी आने से पहले
प्रोडक्शन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम था इनडायरेक्ट टैक्स के लिए, और वहां पे जो सेल करेगा, जो बनाएगा, बना करके जो सेल करेगा, उस स्टेट के गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। हालांकि जीएसटी में कंजम्पशन बेस्ड टैक्सेशन आ गया, जो बना रहा है वो इररिलेवेंट है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलेगा, पूरा पैसा किधर जाएगा टैक्स का, गुजरात गवर्नमेंट को मिलेगा, पैसा जाएगा गुजरात गवर्नमेंट के पास। क्यों? बिकॉज कंज्यूमर गुजरात गवर्नमेंट में बैठा हुआ है, कंज्यूमर गुजरात में बैठा है ना, तो गुजरात की गवर्नमेंट ने पैसा कलेक्ट करना। थोड़ा सा कुछ क्लैरिटी आ रही है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? यस, प्रोडक्शन बेस्ड टैक्स मतलब क्या, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स मतलब क्या? कोई नहीं बताता डिफरेंस, सच में बोल रहा हूं, कोई नहीं बताता डिफरेंस, समझा? राइट? तो यहां पे प्रोडक्शन बेस्ड टैक्स जब मैं बोलता हूं तो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा जा रहा है, यहां किसके पास जा रहा है? गुजरात के पास। अब एक रियलिस्टिक एग्जांपल देता हूं, रियलिस्टिक एग्जांपल, अल्कोहल, लिकर, अल्कोहल, ठीक है, दारू, सुना होगा बराबर, पीने जैसी चीजें नहीं है वो, मैं सुनने की बात कर रहा हूं, सुना होगा, मूवीज में देखा होगा। मुझे एक बात बताओ, अल्कोहल क्या हर स्टेट में इक्वल नंबर ऑफ बायर्स है, इक्वल नंबर ऑफ पीपल है हर स्टेट में जो दारू पीते होंगे, है या नहीं? इक्वल नंबर नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हर स्टेट में क्या कंपलसरी इक्वल नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स है जो अल्कोहल बनाते हैं, हाँ या ना? मैंने अल्कोहल का एग्जांपल लिया, उसकी एक रीजन है, बताऊंगा। टोबैको, क्या सेम सिचुएशन है टोबैको की? हर स्टेट में इक्वल नंबर ऑफ टोबैको कंज्यूमर्स है, हर स्टेट में इक्वल नंबर ऑफ टोबैको प्रोड्यूसर्स है? नहीं। देयर आर सम सर्टन स्टेट्स जहां पे आपको अल्कोहल के प्रोड्यूसर्स मिल जाएंगे, जहां पे आपको टोबैको के प्रोड्यूसर्स मिल जाएंगे, कुछ कुछ स्टेट्स में, और कुछ कुछ स्टेट्स से जहां इनके कंज्यूमर्स मिल जाएंगे आपको ज्यादा। ठीक है, अब चलो एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स को 2 मिनट साइड में रखते हैं, मैं जस्ट 2-3 स्टेट्स के नाम यहां पे कंसिडर करता हूं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू दी स्टेट्स। नहीं तो कोई अगर यहां ऐसा होगा कोई पर्टिकुलर स्टेट से, तो बोलेगा सर आप मेरी स्टेट का नाम खराब कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं सिर्फ और सिर्फ यहां पे डिस्कशन के लिए स्टेट को ले रहा हूं। सपोज अल्कोहल बोलो या टोबैको बोलो, इसके प्रोड्यूसर्स सबसे ज्यादा से यूपी में है, सबसे ज्यादा से यूपी में है। अच्छा कंज्यूमर्स की बात करता है, चलो सबसे ज्यादा कंज्यूमर्स अल्कोहल के और टोबैको के ये भी यूपी में है। अब मुझे बताओ, एक ही स्टेट इन्वॉल्व है, बनाने वाला कहां है? यूपी में, खरीदने वाला, कंज्यूम करने वाला कहां है? यूपी में। मतलब स्टेट गवर्नमेंट ऑफ यूपी के पास ही टैक्स जाने वाला है जब भी अल्कोहल बनेगा या अल्कोहल बिकेगा। सेम थिंग है प्रोड्यूसर्स के केस में, टोबैको में भी, और कंज्यूमर्स के केस में टोबैको में। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ना क्वेश्चन को चेंज करता हूं, आपको मैं पूछता हूं कि सपोज प्रोड्यूसर है महाराष्ट्र, कंजम्पशन है यूपी। अब आएगा मजा, प्रोड्यूसर है महाराष्ट्र में, सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर अल्कोहल के सपोज महाराष्ट्र में है, सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर टोबैको के सपोज महाराष्ट्र में है, बट कंजम्पशन हो रहा है यूपी में। यूपी में बहुत लोग बैठे हैं जो टोबैको खाते हैं, टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स खाते हैं, अल्कोहल रिलेटेड प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन करते हैं। अजम्पशन, हाँ अजम्पशन, और यूपी से होगा, महाराष्ट्र से होगा, तो प्लीज उसको दिल पे मत ले लो, अजम्पशन, राइट। तो अब इस केस में क्या होगा मुझे बताओ, महाराष्ट्र में जो प्रोड्यूसर है, अगर मैं प्री जीएसटी की बात करूं तो प्रोड्यूसर यहां बैठा है, इस स्टेट के पास पैसा जाएगा, प्रोड्यूसर यहां महाराष्ट्र में बैठा है, महाराष्ट्र स्टेट के पास पैसा जाएगा। बट अगर मैं पोस्ट जीएसटी की बात करूं भाई, पोस्ट जीएसटी की, तो जीएसटी आने के बाद क्या हो गया, जीएसटी आने के बाद अचानक से इसके पास पैसा नहीं गया, पैसा गया यूपी के पास। क्यों? यूपी के पास कंज्यूमर है। इसके पास पैसा नहीं गया, पैसा गया यूपी के पास। क्यों? यूपी के पास कंज्यूमर्स है। मतलब आपने मेथड ऑफ टैक्सेशन ही चेंज कर दिया कि यार जीएसटी के पहले पैसा जाएगा महाराष्ट्र, माला माल होता था महाराष्ट्र गवर्नमेंट। क्यों? दारू बन रहा है बनने दो, टोबैको बन रहा है बनने दो, जानलेवा है रहने दो, पैसा आ रहा भाई। आज क्या हो रहा है, महाराष्ट्र के पास पैसा ही नहीं आ रहा, आज पैसा उस स्टेट के पास जा रहा है जिस स्टेट में कंज्यूमर बैठा है, जिस स्टेट में कंज्यूमर बैठा है। जहां कंज्यूमर ज्यादा वहां उस स्टेट गवर्नमेंट के पास टैक्स रेवेन्यू ज्यादा। देखो आइडियली अगर देखा जाए एक तरीके से बात तो सही है यार, बात तो सही है। हाउएवर इसके भी 2 अलग अलग पर्सपेक्टिव्स है
जो हम आगे आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे, बट मैं मेरा पर्सपेक्टिव शेयर करता हूं, बात मुझे सही लगती है। मुझे एक बात बताओ, ये जीएसटी के पहले की चीज बोलो या जीएसटी के बाद की चीज बोलो, दोनों के केस में क्या कंज्यूमर ही है जिसके पॉकेट में से पैसा निकाला जाता है फाइनली एट दी एंड? यस, आया ना, बोलो। दोनों केसेस में जीएसटी रहने दो या जीएसटी के पहले के टैक्सेस रहने दो, दोनों केसेस में कंज्यूमर के पॉकेट में से पैसा निकालेंगे ना भाई। ऐसा थोड़ी ना है कि इसके पहले प्रोड्यूसर के पॉकेट से पैसा निकाल रहा है, ऐसा है कि नहीं? पैसा तो कंज्यूमर के पॉकेट से निकल रहा है। तो जब कंज्यूमर के पॉकेट से ही पैसा निकल रहा है तो कंजम्पशन बेस्ड टैक्सेशन चलाओ ना। और वो जहां पे कंज्यूमर है उसने पैसा दिया है, तो ये कंज्यूमर अगर भले टोबैको कंज्यूम करता है, उसके ऊपर 5 रुपए क्यों ना टैक्स दे, वो एक्सपेक्ट करेगा इस 5 रुपए के बदले में कोई तो फैसिलिटी उस कंज्यूमर को मिले। वो दे रहा है ना यार 5 रुपए, कुछ तो फैसिलिटी उसको मिले, कुछ तो फैसिलिटी। तो ये फैसिलिटी यूपी गवर्नमेंट इसको तब दे पाएंगी जब ये टैक्स यूपी के पास जाएगा। अगर ये टैक्स यहां यूपी में कंजम्पशन है और ये कंज्यूमर के पॉकेट से टैक्स जा रहा है महाराष्ट्र के पास, तो महाराष्ट्र अपने कंज्यूमर्स को देगा। अब वहां के कंज्यूमर्स ने तो अल्कोहल पे टैक्स पे ही नहीं किया, अल्कोहल पे टैक्स तो यूपी वाले कंज्यूमर ने पे किया है महाराष्ट्र को। तो ये उल्टा फुल्टा हो गया ना। देखो सिंपल सी बात है, जब तक आप यूपी गवर्नमेंट को समझो, आप यूपी के हो, आपने जब तक यूपी गवर्नमेंट को पैसा नहीं दिया टैक्स का, यूपी गवर्नमेंट आपको फैसिलिटी क्यों देगी? यूपी गवर्नमेंट आपको फैसिलिटी तभी ही देने वाली है जब आपने यूपी को पैसा दिया हो। तो यहां आप पैसा दे रहे हो यूपी को, यूपी आपको सर्विस देंगी बदले में, कोई भी हो, सिक्योरिटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कुछ भी हो। ये 5 रुपए भी तो एक बड़े फंड में जाएंगे ना, जो फंड यूज होगा इन कॉमन चीजों के लिए, एज सिंपल एज दैट। बट अगर हम पहले वाला सिस्टम फॉलो करें तो उसमें कोई दूसरे स्टेट में बैठा हुआ कंज्यूमर, उसके पॉकेट से पैसा तुम ले रहे हो, वो पैसा तुम दूसरे स्टेट को दे रहे हो और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यूपी वाले स्टेट ने उसके कंज्यूमर को कुछ ना कुछ फैसिलिटी देना। कुछ चीजें क्लियर हो रही है? बेजे में कुछ जा रहा है या सब फ्लाइट पकड़ के ऊपर से? नहीं ना, समझ रहे हो ना? मैं सिर्फ आपको एक ही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, डिफरेंस बिटवीन दी वर्ड कंजम्पशन बेस्ड टैक्स एंड दी वर्ड प्रोडक्शन बेस्ड टैक्स। यूजुअली ये जो डिफरेंस है ये हम 15 दिन बाद देखते थे पहले। मैं खुद भी मेरे क्लासेस में इनिशियली 15 दिन बाद पढ़ाता था, बट फिर मैंने रियलाइज किया कि नहीं, अगर स्टार्टिंग में ये पता चल गया ना तो शायद स्टूडेंट आगे की चीजें बहुत आसानी से समझ सकता है। और ये प्रूव हो गया, मैंने करके देखा, इसके लिए मैं स्टार्टिंग में ले रहा हूं। मुझे सिर्फ 4 स्टूडेंट्स ने बोला है कि सर समझा है, बाकी लोग व्हाट अबाउट अदर्स? नहीं समझा क्या? लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो सिर्फ इस स्लाइड को भी देखो, अगले स्लाइड को भी देखो। मैं आपको पूरी चीज वापस से रिवाइज कराता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई डाउट है प्लीज पूछो। किसी को अगर ऐसा डाउट है कि सर कुछ नहीं समझा सर, तो भी बताओ, मैं बात करता हूं आपके साथ और मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। आप सोचो ना, यहां तो हम अल्कोहल और टोबैको की बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे गुड्स है जहां पे कंजम्पशन एक जगह होता है, प्रोडक्शन एक जगह होता है, बहुत सारे। यू विल फाइंड आउट सो मेनी स्टेट्स एंड सो मेनी डिस्ट्रिक्ट्स जहां पे प्रोड्यूसर्स ही नहीं है, जहां सिर्फ कंज्यूमर्स है। प्रोड्यूसर फ्रेंडली एनवायरमेंट नहीं है, गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही है मैन्युफैक्चरिंग वहां पे, पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, रॉ मटेरियल इजिली नहीं मिल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा है, लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो जहां ये सब आसान होगा करना, कोई भी कंपनी चाहेगी वो वहां जाके मैन्युफैक्चरिंग करे ना। आप देखोगे पुणे, मुंबई, लखनऊ एक्सेट्रा, गुजरात में कुछ सिटीज है जहां प्रोडक्शन बहुत अच्छे से होता है और प्रोडक्शन फ्रेंडली एनवायरमेंट है। तो जो भी कंपनीज है जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो चाहेंगे ना कि वो प्रोडक्शन फ्रेंडली एनवायरमेंट में प्रोड्यूस करे, नॉट अदरवाइज, राइट? बट इन सब चीजों में बहुत सारे डिफरेंसेस क्रिएट हो जाता है एज फार एज टैक्सेशन इज कंसर्न, जो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक चीज को समझना, क्या इस सिचुएशन में अगर मैं प्री जीएसटी से पोस्ट जीएसटी में जाता हूं, आप समझो हम लोग 2012 में बैठे हैं, राइट? आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो, मैं यूपी गवर्नमेंट हूं,
एज महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या आप चाहेंगे कि जीएसटी इंप्लीमेंट हो इस सिचुएशन में? व्हाट इज योर आंसर? एज महाराष्ट्र गवर्नमेंट, एज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द महाराष्ट्र गवर्नमेंट, एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द महाराष्ट्र गवर्नमेंट, क्या आप लोग, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप लोग चाहेंगे कि हम जीएसटी में जाए, या आप चाहेंगे कि नहीं जो चल रहा है चलने दो? बोलो। ऑप्शन ए आपको दे रहा हूं आप जीएसटी में जाओगे, ऑप्शन बी आपको दे रहा हूं कि आप जीएसटी में नहीं जाओगे। ए या बी? चैट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए, जितना भी आपको समझा है। ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आप महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से बात कर रहे हो, क्या आप चाहोगे कि जीएसटी आना चाहिए, या आप चाहोगे कि सर जीएसटी नहीं आना चाहिए? जिनको क्वेश्चन ही नहीं समझा है ध्यान देना। हमने देखा कि प्रोडक्शन बेस्ड टैक्स और कंजम्पशन बेस्ड टैक्स दो अलग अलग चीजें हैं। इसको समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि प्रोडक्शन क्या है, कंजम्पशन क्या है। ठीक है, प्रोडक्शन मतलब कोई भी चीज को बनाते हैं हम, जब प्रोडक्शन बोलते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। कंजम्पशन मतलब उसको जब हम यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं। क्लियर है? जीएसटी जो है भाई, जीएसटी है कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। जीएसटी के पहले जितने टैक्सेस थे ये थे प्रोडक्शन बेस्ड टैक्स। कमिंग टू द पॉइंट, सेलर है महाराष्ट्र में, बायर है गुजरात में, टैक्स है प्रोडक्शन बेस्ड। जीएसटी के पहले की बात हो रही है। कौन से स्टेट के पास पैसा जाएगा? जिस स्टेट में प्रोड्यूसर बैठा है, मतलब महाराष्ट्र स्टेट के पास। जीएसटी की बात करते हैं, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, कंज्यूमर बैठा है गुजरात में, जीएसटी किसके पास जाएगा? गुजरात स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ के हमने एक एग्जाम्पल देखा अल्कोहल का और टोबैको का या रिलेटेड प्रोडक्ट्स का। एक स्टेट है महाराष्ट्र जहां प्रोड्यूसर्स अल्कोहल के और टोबैको के बहुत ज्यादा है, बहुत प्रोड्यूसर्स है, रोज के रोज इतना प्रोडक्शन होता है अल्कोहल का भी और टोबैको का भी। अज्यूम कर रहा हूं मैं, सपोज यूपी इज अ स्टेट जहां कंज्यूमर बहुत ज्यादा है, अल्कोहल के कंज्यूमर्स महाराष्ट्र से ज्यादा यूपी में है, टोबैको के प्रोडक्ट्स के कंज्यूमर्स भी महाराष्ट्र से ज्यादा यूपी में है। बात करते हैं जीएसटी के पहले की। हम खड़े हैं आज, आप और मैं डिस्कस कर रहे हैं सपोज 2012 में, जीएसटी के 5 साल पहले। जीएसटी के 5 साल पहले सिचुएशन क्या था? वैट, सीएसटी, एक्साइज ये सब एप्लीकेबल था, ये सभी थे प्रोडक्शन बेस्ड टैक्स। मैं महाराष्ट्र में हूं, प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो महाराष्ट्र के गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, राइट? तो प्रोड्यूसर बेस्ड टैक्स था, प्रोडक्शन के स्टेट वाले को टैक्स मिलता है, महाराष्ट्र में टैक्स जाता है, महाराष्ट्र में टैक्स जाता है। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा आगे। 2017 में जीएसटी आ गया। जीएसटी आने के बाद यूपी के स्टेट के पास टैक्स रेवेन्यू बढ़ गया। जीएसटी से पहले महाराष्ट्र का टैक्स रेवेन्यू ज्यादा था, क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर ज्यादा थे। जीएसटी आने के बाद महाराष्ट्र का रेवेन्यू कम हो गया टैक्स का, क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में कंज्यूमर्स कम है, कंज्यूमर्स यूपी में ज्यादा है, और यूपी का टैक्स रेवेन्यू बढ़ गया क्योंकि कंजम्पशन बेस्ड टैक्सेशन है ना जीएसटी। तो अब मुझे एक बात बताओ, आपको सिचुएशन समझ आ गई होगी, मैंने पूरी चीज रिवाइज करवा दी है। नाउ माय क्वेश्चन फॉर यू इज, अगर आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट से हो, अगर आप महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हो या आप फाइनेंस मिनिस्टर हो, महाराष्ट्र के गवर्नमेंट के आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो, राइट? आप 2012 में जीएसटी लाने के लिए आप यूनियन गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को और बाकी स्टेट्स को सपोर्ट करेंगे या नहीं? अगर आपको लगता है कि हां आपने एज अ महाराष्ट्र गवर्नमेंट आपने जीएसटी को सपोर्ट करना चाहिए, तो आप ए टाइप करेंगे। अगर आपको लगता है नहीं करना चाहिए, जीएसटी नहीं आना, तो आपने बी टाइप करना है। वेट कर रहा हूं मैं आपका। जो लोग बी बोल रहे हो, मुझे रीजन बताओ क्यों, रीजन बताओ क्यों। वाई नॉट जीएसटी? क्यों नहीं चाहिए जीएसटी? सिंपल सी बात है ना एकदम, आपका रेवेन्यू कम हो जाएगा, आपको टैक्स मिलेंगी नहीं, आपके पास जितने कंज्यूमर है आपको उतना ही टैक्स मिलेगा, आपके पास प्रोड्यूसर्स इतने ज्यादा है, आपको टैक्स नहीं मिलेगा। अगर कंजम्पशन बेस्ड टैक्सेशन है तो यूपी गवर्नमेंट हाँ बोलेगा। अब अपन थोड़ा सा साइड चेंज करते हैं, अब आप हो यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, ऑप्शन सी आप जीएसटी के लिए हाँ बोलोगे क्या, या ऑप्शन डी आप जीएसटी के लिए ना बोलोगे क्या? आप यूपी गवर्नमेंट से हो। अब सी समझा क्या? सभी को कंसेप्ट समझा है? प्रोडक्शन बेस्ड टैक्स एंड कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। अभी आपको समझ गया होगा मैं क्यों ये सब बता रहा था और ये सब से आपका क्या कनेक्शन है। सिंपल सी बात है, यहां पे देखना, जो हमने यहां देखा, स्टेट एग्री नहीं हो रहे थे कि हमें जीएसटी चाहिए। स्टैटिस्टिकली अगर मैं बात करूं, स्टैटिस्टिक्स डेटा के हिसाब से, तो देयर आर सम स्टेट्स इन इंडिया जो एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर बहुत प्रोडक्शन करता है, एंड ऑन दी अदर हैंड देयर आर सम स्टेट्स इन इंडिया जो कुछ
चीजों को ज्यादा ही कंज्यूम कर लेते हैं। ओनली 4-5 स्टेट्स एंड नंबर। ये सभी स्टेट्स ने बोला कि यार अगर प्रोडक्शन से कंजम्पशन कर लेते हो तो हमारा नुकसान है, हमारा नुकसान है, हम जीएसटी के लिए हां नहीं बोलेंगे, जो चल रहा है चलने दो, जो चल रहा है चलने दो। ये एक इकलौती रीजन है कि जीएसटी इतने टाइम तक इंडिया में इंप्लीमेंट नहीं हुआ, इतने टाइम तक इंडिया में जीएसटी इंप्लीमेंट नहीं हुआ, क्योंकि स्टेट्स एग्री ही नहीं कर रहे थे जीएसटी में आने के लिए। आखिर में जब मोदी गवर्नमेंट केम इनटू पावर इन 2014, इन लोगों ने एक चीज सोची कि यार हम आने वाले 2-3 सालों में ना सभी स्टेट्स के साथ मीटिंग लेते हैं, कंटिन्यूस मीटिंग्स लिए, और एंड में इन्होंने ये कंक्लूड किया कि हम कुछ कंपेंसेशन देंगे, हम कुछ कंपेंसेशन देंगे। ये कंपेंसेशन उस स्टेट को मिलेगा जिस स्टेट का रेवेन्यू लॉस हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ जीएसटी। जीएसटी अगर आ रहा है ना तो कोई स्टेट का नुकसान हो रहा है, जैसे हमने देखा यहां पे महाराष्ट्र स्टेट का नुकसान हो रहा है, तो मोदी जी ने बोला चलो महाराष्ट्र स्टेट को हम लोग कुछ कंपेंसेशन दे देंगे, और ये कंपेंसेशन देके महाराष्ट्र स्टेट को रेडी कर लिया कि भाई चलो अब तुम भी आ जाओ जीएसटी में हाँ बोल दो। फिर गुजरात ने हाथ उठाया, गुजरात को बोला ले भाई तू भी ले ले कंपेंसेशन, तू भी आ जा जीएसटी में हाँ बोल दे। कर्नाटका ने हाथ उठाया, कर्नाटक भी बोला ले भाई तू भी ले ले कंपेंसेशन, तू भी आ जा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो कंपेंसेशन है ये कंपेंसेशन कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देना चाहिए ना कंपेंसेशन। अल्टीमेटली पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहा है ना। देखो पहला या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा देना, दूसरा या तो उस स्टेट ने पैसा देना जो स्टेट अभी पैसा ज्यादा कमा रहा है जीएसटी की वजह से। एज सिंपल एज दैट। मेरे को तो एकदम सिंपल मैथ्स यही समझता है, बट इन्होंने इसमें भी चाल चली, इन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। हम किसके लिए कर रहे हैं जीएसटी? किस इंसान के लिए हम ला रहे हैं? कंज्यूमर के लिए ला रहे हैं, तो भाई उसी के पॉकेट से कंपेंसेट किया जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि मैं काम करूंगा, मैं जाऊंगा हर कंज्यूमर के पास, उसके पास से कंजम्पशन, उसके पास से कंपेंसेशन उठाऊंगा और वो कंपेंसेशन लाके तुमको दे दूंगा। समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? देयर इज अ सेपरेट टैक्स कॉल्ड एज कंपेंसेशन सेस, जीएसटी कंपेंसेशन सेस, जीएसटी कंपेंसेशन सेस। सर सेस वर्ड का मतलब क्या है? आप इसको इनकम टैक्स में डिटेल में पढ़ेंगे, मैं भी आपको आगे डिस्कस कराऊंगा, बट सिंपली स्पीकिंग इट इज टैक्स ऑन टैक्स। आपके जीएसटी के ऊपर अलग से टैक्स लगेगा और ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। ये जो टैक्स है ना ये जीएसटी है आपका, उस जीएसटी के ऊपर आपको एक टैक्स लगता है जिसको हम सेस बोलते हैं। मतलब भाई हमने तो कुछ खाया पिया ही नहीं, फिर भी हमारे इसमें से पैसा निकाल के लिए गए। मुझे बताओ ना, हम तो हमारे नॉर्मल उतना ही कंजम्पशन कर रहे हैं यार। कोई स्टेट को तकलीफ है जस्ट बिकॉज कोई स्टेट में प्रोड्यूसर ज्यादा थे, कंज्यूमर कम थे, उस स्टेट को तकलीफ हो रही है, उसके लिए मेरी जेब में से क्यों पैसा निकाल रहे हो भाई? अच्छा इसमें एक चीज तो एग्री की जरूर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि ये हमेशा हमेशा का नाटक नहीं चलेगा। हम 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए सेस को चलाएंगे, उसके बाद हम बंद कर देंगे, तब तक कंपेंसेशन मिल जाएगा ना आपको। समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? सभी को क्लियर है जीएसटी कंपेंसेशन सेस क्यों और क्या है, और प्रोडक्शन बेस्ड टैक्स, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स क्या है? हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए जीएसटी इतने साल इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुआ, क्यों तकलीफ में थी ये चीज? ये भी क्लियर है हाँ या ना? कैन आई गेट अ थम्स अप? जो हमने पढ़ा है उसी का पूरा समरी यहां है, आप रीड करो, एक बार डिस्कस करेंगे। गो फॉर इट फास्ट। गाइस जेपा, क्या हमने जो ये पौने घंटे में डिस्कशन किया है 40, 45, 50 मिनट्स में, क्या वही चीज आपको यहां पे स्लाइड पे दिख रही है? व्हाट इज जीएसटी? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज जीएसटी। ऐसा नहीं बोलना है भाई, वो तो फुल फॉर्म है। जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। अभी भी एक वर्ड, कौन सा? वैल्यू एडेड टैक्स। ये वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है ये हमने अभी भी नहीं देखा है, ये हम देखेंगे।
जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स लेवीड ऑन मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड। जब आप सेल करोगे जीएसटी लेवी होगा। जीएसटी इज पेड बाय कंज्यूमर्स बट इट इज रेमिटेड, मतलब ट्रांसफर्ड टू द गवर्नमेंट बाय द बिजनेस सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। सेलर लेगा कंज्यूमर के पास से और गवर्नमेंट को दे देगा, राइट। इट इज देयरफॉर अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। जहां कंजम्पशन होगा उस स्टेट को पैसा मिलेगा एंड द प्लेस ऑफ कंजम्पशन विल डिसाइड द स्टेट दैट विल कलेक्ट द टैक्स। एग्जांपल, goods manufactured in Maharashtra and are sold to the final consumer in Karnataka. Since GST is levied at the point of consumption, entire revenue will go to Karnataka and not Maharashtra. I hope things are clear. ठीक है, वो है ना, बोलते हैं ना जिंदगी में जब कुछ क्लियर लगना लगे ना तब वहां एक्चुअली कंफ्यूजन स्टार्ट होता है, राइट। ये रहा कंफ्यूजन। कंफ्यूजन नहीं, एक्चुअल में बहुत ही अच्छी चीज है ये। अगर इस स्लाइड को, अगर इस मैकेनिज्म को आप समझ लोगे ना तो आप समझ लो आपको जीएसटी समझने आ जाएगा। हर चीज जो हम जीएसटी में देखेंगे, इंटरमीडिएट में ही नहीं फाइनल में भी जो हम देखेंगे, हर चीज आपके दिमाग में जाएंगी। प्रैक्टिकली भी आप आर्टिकलशिप में कुछ करोगे, हर चीज आपके भेजे में जाएंगी। ये मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको 5 मिनट का समय देता हूं, मैं यहां से गायब हो जाऊंगा। आप सिर्फ स्टार्ट टू एंड समझने की कोशिश करो। मैं कुछ हिंट नहीं दे रहा हूं, आप खुद समझने की कोशिश करो, ठीक है। प्लीज चेक। हम डिस्कस करेंगे 2 से 3 मिनट के बाद, राइट। Overall, it will take 5-7 minutes to understand the process. हो गया है अगर आपका देख के पढ़ के तो मुझे बता देना। जो रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हो प्लीज पढ़ना है अच्छे से और मुझे बताना है। गाइस डन। क्या लगता है, समझ लिया आप लोगों ने क्या है? कोई बताना चाहेगा क्या है इस चार्ट में? यस, एनीवन? आज समझेंगे इस चीज को और कल इस चीज का मैं आपको पूरा समरी लिखवा के दूंगा। इसलिए मैंने कहा ना आज मैं समरी बुक क्या होगी, क्यों करनी है, कैसे मेंटेन करनी है, इसके ऊपर मैं आज गाइड करूंगा, ठीक है। जो लोग फाउंडेशन में मुझसे पढ़े हुए हैं तो आपको तो पता ही होगा शायद, वो सेम चीज ही करनी है यहाँ पे भी। बट जो नहीं पढ़े हुए हैं मुझसे उनके लिए आज न्यू चीज वो डिस्कस करेंगे। चलो, एनीवेज कमिंग टू द पॉइंट, वी आर टॉकिंग अबाउट जीएसटी मैकेनिज्म, ठीक है।
जीएसटी मैकेनिज्म की बात कर रहा है, राइट। हर मशीन के अंदर एक मैकेनिज्म होता है जिसके हिसाब से वो मशीन चलती है, समझ रहे हो, राइट। कोई भी चीज हो, चाहे लैपटॉप हो, मोबाइल हो, इंसान की बॉडी हो, अपने अंदर इतने सारे सिस्टम्स है, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सेट्रा, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो एक सिस्टम है, जैसे जीएसटी भी यहां पे एक सिस्टम, एक स्ट्रक्चर है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनाया हुआ है, इसका मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके ऊपर हम देखेंगे, ठीक है, ध्यान देना। फाइनल चीज क्या हो रही है, अगर आप देखोगे यहां एक शर्ट का शॉप है, देयर इज वन शॉप जहां पे कुछ लोग जाकर के आपके और मेरे जैसे शर्ट खरीद रहे हैं, ठीक है। ये शर्ट जो बेच रहा है वो है रिटेलर यानी कि शॉपकीपर, जिसके शॉप पे ये शर्ट मिली है उस शॉप वाले को, मतलब वो सेलर है। कस्टमर जो है, आप और मैं जो जाके परचेस कर रहे हैं, पहनेंगे कंज्यूमर, कस्टमर। ये रिटेलर ने, ये शॉपकीपर ने टेलर के पास से शर्ट को बनवा के लिया है, ठीक है। टेलर ने जब शर्ट बनाई होगी तो उसे कपड़ा लगा होगा, कपड़े के साथ बटन, कोई और लोग उसके साथ टेलर वगैरह जो काम करेंगे, मशीन वगैरह लगी होगी शायद, और भी कुछ चीजें लग सकती है, धागा, कपड़ा और कोई टाइप का एक्सेट्रा, राइट। बेसिकली सबसे बड़ी चीज जो यहां है वो है कपड़ा लगेगा। तो टेलर जाएगा वीवर के पास कपड़ा लेने के लिए। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो यहां 4 ट्रांजैक्शन हो रहे हैं क्या, 3 ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। देखो ध्यान से, पहला ट्रांजैक्शन हो रहा है वीवर के और टेलर के बीच में, जहां पे वीवर जो है सप्लायर है। हर चीज को प्लीज ध्यान से सुनना, मैं वापस इसको कल रिपीट जरूर करूंगा रिवीजन के हिसाब से, बट अभी ध्यान से समझना, नहीं तो रात को नींद नहीं आएंगी। वीवर जो है ये सप्लायर है पहले ट्रांजैक्शन में, और टेलर जो है ये कस्टमर है। किसका, वीवर का। वीवर ने कपड़ा बेचा, किसको बेचा, टेलर को बेचा, पहला ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन नंबर 2, टेलर जो है, टेलर ने शर्ट बना ली, टेलर सेलर हो गया, सप्लायर हो गया। टेलर ने किसको दिया, रिटेलर को दिया, जो शॉपकीपर है। शॉपकीपर यहां पे होगा कस्टमर, समझ रहे हो बात को, हाँ या ना। तीसरा ट्रांजैक्शन जो है, जो शॉपकीपर है, रिटेलर है, इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने शर्ट जो है, जो टेलर से खरीदी है, अब ये खुद सेलर बन गया। इस सेलर ने कस्टमर को, फाइनल एंड कंज्यूमर को जाके सेल कर दिया। उस कस्टमर ने, वो तो एंड कंज्यूमर, उसने कंज्यूम कर लिया, उसने शर्ट पहन ली। तो 3 डिफरेंट ट्रांजैक्शंस, राइट। हर ट्रांजैक्शन में एक सेलर है, एक बायर है। पहले वाले ट्रांजैक्शन में जो बायर है वो दूसरे ट्रांजैक्शन में सेलर बन जाता है। जैसे यहां पे टेलर बायर है, यहां पे दूसरे ट्रांजैक्शन में टेलर बन जाता है सेलर। यहां पे रिटेलर बायर है, लास्ट वाले ट्रांजैक्शन में रिटेलर बन जाता है सेलर, ठीक है। जो समझा रहा हूं, अगर सब चीजें समझने आती होंगी ना, 2-3 मिनटों में मुझे थम्स अप देते जाओ, ताकि मैं आगे बढ़ते जाऊंगा, ठीक है। यहां तक चीज क्लियर है। 3 ट्रांजैक्शन है, हर ट्रांजैक्शन में एक सेलर है, एक बायर है, राइट। जो पहले बायर था वो शायद आगे के ट्रांजैक्शन में सेलर हो गया, क्योंकि उसने आगे वाले को शेयर किया, सेल किया, सॉरी, बर्डन ट्रांसफर करने के लिए, राइट। नाउ कमिंग टू ट्रांजैक्शन 1 by 1। चलिए पहले ट्रांजैक्शन को डिस्कस करते हैं। कपड़ा है 100 रुपए का, वीवर ने कपड़ा बनाया होगा, मैन्युफैक्चर किया होगा, अपना प्रॉफिट ऐड किया होगा, उसको 100 रुपए में लगता है इस कपड़े को बेचना चाहिए टेलर को। टेलर गया इसके पास, इसने टेलर को बोला 100 रुपए का कपड़ा है। टेलर बोला ठीक है 100 रुपए ले, कपड़ा दे दे। इसने बोला नहीं, जीएसटी, गवर्नमेंट मेरे पीछे आएगा जीएसटी कलेक्ट करने, तुझे देना पड़ेगा। ठीक है, बोले चलो जीएसटी दे देता हूं। कितना है, अज्यूमिंग रेट ऑफ टैक्सेस 15%। एक्चुअल में रेट नहीं है, कैलकुलेशन इजी हो आपके लिए करके मैंने यहां पे 15% कंसिडर किया है। अज्यूमिंग रेट ऑफ टैक्सेस 15%, 15% लगाइए किसके ऊपर, 100 रुपए के ऊपर। 100 रुपीज इंटू 15% इज 15 रुपीज, मतलब 100 रुपए मेरा खुद का कॉस्ट कपड़े का, और उसके ऊपर का प्रॉफिट, ये मिला के 100 रुपए, और 15 रुपए गवर्नमेंट ने लगाया है। और गवर्नमेंट ने मुझे कहा है देख तू जेल में जाएगा, तेरे को नहीं जाना है ना, चुपचाप कस्टमर के पास से ले और मेरे को बेच दे। आ गया वसूली, ठीक है। चलो, तो 115 रुपीज सप्लायर ने, वीवर ने टेलर के पास से लिए, और उसमें से 100 रुपए अपने पास रखे, उसका खुद का कॉस्ट, उसका खुद का प्रॉफिट। बचे हुए 15 रुपए तो उसके कभी थे ही नहीं, ये तो गवर्नमेंट ने बोला है ऐसे कलेक्ट करना। ये बेचारा तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे कलेक्ट कर रहा था, गवर्नमेंट के पास से, गवर्नमेंट के बिहाफ पे ले लिया कस्टमर के पास से, यानी कि टेलर के पास से, और ये देखो गवर्नमेंट को जाके 15 रुपए दे दिए। क्लियर। मूविंग टू ट्रांजेक्शन नंबर 2। कौन कौन है अभी, अभी जो है आपका ट्रांजेक्शन है टेलर और रिटेलर के बीच में। टेलर जो है ये बन जाता है आपका सप्लायर,
ये टेलर कस्टमर था पहले। अब टेलर ने क्या किया, 100 रुपए का कपड़ा खरीदा, बटन धागा लोग उसके जो थे मशीन वगैरह सब कुछ कर लिया, प्रेस वगैरह करना था उसको, इस्त्री करनी थी, सब कर लिया, ठीक है। इसने बोला 250 रुपए के नीचे मैं शर्ट नहीं बेच पाऊंगा। शॉपकीपर आया लेने के लिए, शॉपकीपर को बोला 250 रुपए प्लस जीएसटी, ठीक है। सेम साइकिल जीएसटी का, इसके पास आएगा गवर्नमेंट तो इसको इसके पास से लेना है, इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना काम जो लॉ के हिसाब से ये बराबर से पूरा करना है। रिटेलर के पास से इसने 250 प्लस 15% जीएसटी दैट इज 37.5, कैलकुलेशन कर लो, 287.5 रुपीज टेलर ने रिटेलर के पास से लिए। अपने पास कितना रखा, 250 रुपया, ये इसका खुद का कॉस्ट है, उसका प्रॉफिट है। बचा हुआ 37.5 रुपीज जो है ये इसने क्या किया, गवर्नमेंट को दे दिया, गवर्नमेंट के बिहाफ पे लिया है ना, बराबर। तो यहां देखना नीचे, ये गया 37.5 रुपीज गवर्नमेंट को देने। फिर इसका चार्टर्ड अकाउंटेंट आया, इसने बोला पागल है क्या तू, जीएसटी नहीं समझता तुझे, मैं बताता हूं, मैंने इतने 4-5 साल डाल के अच्छे से पढ़ाई की हुई है, राइट। करण सर ने मेरे को समझाया था जीएसटी ऐसा होता है वैसा होता है, मैं तेरे को समझाता हूं क्या करना होता है। फिर उसने उसको बोला कि देख 15 रुपए तूने ऑलरेडी गवर्नमेंट को दिए हैं, तू वापस से 15 रुपए क्यों देना चाहता है, 15 रुपए तूने तेरे पॉकेट से निकाले ना। जब पहला ट्रांजैक्शन वीवर के बीच में और तेरे बीच में हुआ तब 15 रुपए एज अ कस्टमर तूने तेरी पॉकेट से निकाल के वीवर को दिए कि ले भाई गवर्नमेंट को दे जाके, तो तुझे वापस से क्यों देना है। उल्टा ये टाइम है उस 15 रुपए को रिकवर करने का, उस 15 रुपए को जो तेरे पॉकेट से गए हैं उसको रिकवर करने का टाइम है अभी। तो एक काम कर, लॉ के हिसाब से तूने ऐसा ही करना चाहिए और मैं तेरे को वही सजेस्ट कर रहा हूं। 37.5 रुपीज जो तुझे किसने दिए हैं, शॉपकीपर ने दिए हैं, उसमें से 15 रुपए जो तूने पे किए थे तेरी पॉकेट में से उसको तू रिकवर कर, उसको तू साइड में निकाल, और सिर्फ बचे हुए 22 रुपए जो है 22.5 रुपीज, 22.5 रुपए उतना तू गवर्नमेंट को दे। टेलर बोलता है पक्का सही है, तुम्हारे सर ने सब बराबर समझाया था ना, करण सर ने बराबर बताया था ना, ऐसा ही होगा ना, मुझे अलग से वापस कुछ पैसा मांगने तो गवर्नमेंट नहीं आएंगे ना, मुझे जेल में तो जाना नहीं पड़ेगा ना। बोले हाँ सब बराबर है लॉ के हिसाब से, ये देख ये एक्ट है पूरा, ये सब मैं तेरे को दिखा रहा हूं, ऐसा ही करना है। 15 रुपए इसने क्लेम कर लिया। क्यों किया, बिकॉज इसने खुद 15 रुपए पहले पे किए थे। तो सर अगर ये 15 रुपए मैंने पे नहीं किए होते तो क्या मुझे बेनिफिट मिलता, क्यों मिलता भाई, तुमने पे किया है इसलिए तुम्हें बेनिफिट मिल रहा है, तुमने तुम्हारे पॉकेट से निकाल लेना। तो ये तब तक ही तुम तुम्हारे पॉकेट से निकालोगे जब तक तुम कस्टमर थे, जब तक तुम कस्टमर थे तब तक ही तुम उसको अपने पॉकेट से निकालोगे। दी मोमेंट तुम सप्लायर बन गए अगले चेन के लिए, उस मोमेंट पे क्या होने वाला भाई, उस मोमेंट पे तुमने रिकवर कर लेना तुम्हारे कस्टमर से। तो कस्टमर के पास से कितना लिया, 37.5 रुपीज, किसके ऊपर, 250 के ऊपर, उतनी की शर्ट बनाई ना। अब इस 37.5 में से 15 रुपए अपने पास रख लिए क्योंकि इसने पहले दिए थे, और बचे हुए 22.5 रुपए गवर्नमेंट को चुपचाप देके आ गया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसने प्रॉपरली निभाई। अब आते तीसरे ट्रांजैक्शन पे, यहां तक क्लियर है, थम्स अप दे दो फटाफट, यहां तक क्लियर है, यस। कोई डाउट है तो बोलो, पहले ही पीछे जाएंगे, क्लियर करके आएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। यहां तक क्लियर है सभी को, यस। चलो अब तीसरा ट्रांजैक्शन, तीसरे ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, ये जो शॉपकीपर था ये कस्टमर था पहले वाले ट्रांजैक्शन में, ये बन गया यहां पे सेलर। शॉपकीपर ने कहा अब मुझे तो इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, बनाना कुछ इसमें चेंज नहीं करना है, मुझे कुछ अलग से बनाना नहीं है, मुझे एज इट इज चीज को प्रॉफिट डाल के मेरा सेल करना है, राइट। तो इसने बोला 250 रुपए की शर्ट 500 रुपए में तो मेरे यहां कोई भी ले लेगा, ठीक है, मैं इसकी रेट 500 कर देता हूं। इसने 500 रुपीज ले लिया, 500 रुपीज डाला, इसको कस्टमर मिल गया, कस्टमर आया, बोले 500 रुपए प्लस जीएसटी, जीएसटी का लॉजिक पता है आपको भी पूरा, 75 रुपीज रेट ऑफ टैक्स के हिसाब से, 575 रुपीज कस्टमर के पास से, एंड कंज्यूमर के पास से, आपके और मेरे पास से जो शर्ट खरीदने गया है पहनने के लिए, यूज करने के लिए, उसके पास से ले लिया, ठीक है। उसमें से 500 रुपए इसका खुद का कॉस्ट, इसका खुद का प्रॉफिट अपने पास रखा। बचा हुआ 75 रुपीज जो है इसमें से ये फिर से जा रहा था 75 रुपीज गवर्नमेंट को देने। इसका सीए आ गया, बोले अरे नहीं, इसका सीए आ गया, बोले अरे नहीं, तुमने सिर्फ और सिर्फ इतना ही पैसा देना है क्योंकि ऑलरेडी तुमने 37.5 रुपीज तुम्हारे पॉकेट से निकाल के दिए हैं ना, और वो जो तुम्हारा टेलर था उसने गवर्नमेंट को दिया होगा, तो अभी तुमने सिर्फ बचे हुए 37.5 रुपीज ही देने हैं, पूरे 75 फिर से नहीं देने हैं, सिर्फ 37.5 रुपीज। पहले के 37.5 रुपीज जब तुमने इसको दिए थे तो तुमने अपने पॉकेट से ही दिए थे, तब तुम कस्टमर थे। अब तुम तुम्हारे कस्टमर से ले लो, तुम्हारा पैसा रिकवर कर लो 37.5 रुपीज, और बाद में जो बचा 37.5 है, बचा हुआ 37.5 उतना गवर्नमेंट को दे दो, राइट। शॉपकीपर ने पूछा आर यू श्योर, बोले हाँ करण सर ने सिखाया है, ये लो करण सर के नोट्स, ये लो एक्ट, सब सामने है, ऐसा ही होगा, एग्जैक्टली सेम, ठीक है। तो सिर्फ जो डिफरेंशियल अमाउंट है 37.5 रुपीज उतना ही गवर्नमेंट के पास गया, समझ रहे हो बात को, हाँ है ना। अब अगर मैं ओवरऑल पूरे मैकेनिज्म को देखता हूं
तो एंड प्राइस कंज्यूमर की, आपके लिए और मेरे लिए शर्ट की फाइनल प्राइस कितनी थी? 575 रुपीज, राइट? कितनी? 575 रुपीज। 575 रुपीज में से 500 की शर्ट थी, 75 रुपीज का जीएसटी था। ये 75 रुपीज किसके पॉकेट से गए? कंज्यूमर के पॉकेट से गए, आपके और मेरे पॉकेट से गए। पूरे 75 रुपीज हमारे पॉकेट से गए, पूरे 100%। बराबर ना? यहां दिख रहा है सामने, शॉपकीपर ने जब कस्टमर को सेल किया, एंड कंज्यूमर को कितना लिया? एंड कंज्यूमर के पास से 575 रुपीज। 500 रुपए अपने पास रखे, उतना ही उसका था, उसका कॉस्ट, उसका प्रॉफिट। बचे हुए 75 रुपीज का उसने क्या किया? अपना जीएसटी का शेयर माइनस कर लिया जो इसके पॉकेट से गया था पहले वाले ट्रांजेक्शन में, और बचा हुआ 37.5 रुपीज गवर्नमेंट को दे दिया। एज सिंपल एज दैट, राइट? एंड नाउ व्हाट इज हैपनिंग? गवर्नमेंट के पास कितना जीएसटी आ गया? सर 37.5 आया ना, मैं बोलता हूं 75 आया। देखो कैसे, मैं बोलता हूं 75 आया, देखो ना कैसे, बताओ मुझे। पहले वीवर ने टेलर के पास से 15 रुपए कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दिए, फिर दूसरे स्टेज में, दूसरे ट्रांजैक्शन में टेलर ने रिटेलर के पास से 37.5 कलेक्ट किया, पहले का 15 निकाला और 22.5 गवर्नमेंट को दिया। कुल मिला के 22.5 और 15 37.5 हो गए। तीसरे ट्रांजैक्शन में रिटेलर ने, शॉपकीपर ने कस्टमर के पास से, एंड कंज्यूमर के पास से 37.5 रुपीज नहीं 75 रुपीज लिए, और 75 में से 37.5 ऑलरेडी दिया हुआ है, उसको माइनस कर दिया, बचा हुआ 37.5 रुपीज दे दिया। क्लियर है कंसेप्ट? हाँ ना, राइट? तो गवर्नमेंट के पास पहले के 37.5 रुपीज थे और अभी 37.5 रुपीज आ गए, गवर्नमेंट के पास 75 रुपीज आ गए। तो सर एक काम क्यों नहीं करती गवर्नमेंट? हम ना गवर्नमेंट के पास जाते और गवर्नमेंट को बोलते काम करो, डायरेक्ट कंज्यूमर से 75 लो ना। ये सप्लायर को, टेलर को, इस रिटेलर को, इन तीनों को क्यों इन्वॉल्व करना? हर इंसान के पास से जीएसटी क्यों लेना? इसकी दो रीजन है, इसकी दो रीजन है। रीजन नंबर 1, ट्रांजैक्शन को ट्रेस करना। रीजन नंबर 1, ट्रांजैक्शन को ट्रेस करना। हमने टैक्स इवेजन, टैक्स चोरी के बारे में कल देखा था कि इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स चोरी करना आसान नहीं है। इनकम टैक्स में तो भी आसान है, इनडायरेक्ट टैक्स में आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? ट्रांजैक्शन ट्रेस हो रहा है भाई, ध्यान दो, ट्रांजैक्शन ट्रेस हो रहा है। सर कैसे? नहीं समझा सर। ट्रांजैक्शन ट्रेस कैसे हो रहा है? देखो, अगर वीवर बोलता है मैंने कपड़ा टेलर को दिया है, वीवर क्यों, कैसे बोलेगा? जब गवर्नमेंट वीवर के पास आएंगे, गवर्नमेंट दिखाएगा ये देख, ये इनवॉइस, ये बिल है, कपड़े का बिल है, ये टेलर लेके गया था, उसके ऊपर मैंने उसके पास से जीएसटी लिया, ये जीएसटी मैंने तुमको भरा, ये देखो उसका चालान, ये देखो उसका इनकम टैक्स बोल रहा हूं, जीएसटी रिटर्न देखो, सब डिटेल्स है। हर टाइप का प्रूफ अवेलेबल है वीवर के पास कि उसने कपड़ा सेल किया है। उसके स्टॉक में है ही नहीं, उसने सेल कर दिया, सेलिंग का पूरा प्रूफ है, पैसा भी आया है, देखो बैंक स्टेटमेंट दिखा दिया। तो गवर्नमेंट बोली अरे वाह ठीक है, सब रिकॉर्ड रखे तूने मेंटेन, अच्छा है, चलो आगे बढ़ते हैं। साइकिल में आगे जाते हैं, साइकिल में आगे गए तो आया टेलर। टेलर बोलते हैं नहीं मेरे पास तो आया ही नहीं, मेरे पास अगर मैंने परचेस किया होता तो मैंने सेल किया होता ना आगे। और टेलर ने शायद क्या किया होगा, टेलर ने इसको ब्लैक मार्केट, यानी कि क्या, टैक्स न दिखाते हुए जब हम कोई चीज को सेल करते हैं जिसके ऊपर हम टैक्स नहीं भरते हैं, जैसे ब्लैक मनी, ब्लैक मनी मतलब क्या, वो मनी जिसके ऊपर टैक्स नहीं भरा है, वैसे ही यहां पे ब्लैक मार्केट, वो मार्केट जहां पे टैक्स नहीं कलेक्ट किया जाता। इसने क्या किया होगा, इसने शॉपकीपर को बुला लिया, शॉपकीपर को बोला देख भाई 250 रुपए प्लस टैक्स लगेगा, 287.5, एक काम करते हैं देखो ना 7.5 रुपए का डिस्काउंट देता हूं, सिर्फ 280 रुपया दे, और 280 रुपए जब तू मुझे देगा वो कैश में देना, बैंक में मत देना, चेक मत देना, गूगल पे मत करना, कैश दे, कैश, ओनली कैश। तो मैं वो गवर्नमेंट को दिखाऊंगा ही नहीं, मैं बोलूंगा कि मेरे पास वो मटेरियल आया ही नहीं था, मटेरियल आया ही नहीं तो मैं सेल क्या करूं। पर गवर्नमेंट तो होशियार निकली, गवर्नमेंट बोली हम वीवर के पास जाके आए, ये ले वीवर का प्रूफ, वीवर बोलता है उसने तुझे सेल किया है, तो या तो वीवर झूठ बोल रहा है या तो तू झूठ बोल रहा है। बट वीवर ने अपने पूरे रिकॉर्ड्स बना के रखे, वीवर के पास पूरा प्रूफ है कि वो सच बोल रहा है, तो तूने ही झूठ बोला है, तूने कैश में पैसा लिया होगा, ये जीएसटी निकाल, जीएसटी के साथ साथ और भी पैसा लेंगे तेरे पास से एज अ पेनल्टी, ताकि तू ये गलती फिर से ना करे। ट्रांजैक्शन हुआ क्या ट्रेस? मतलब अगर मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूं तो मैं अपने पास तो नहीं रखूंगा ना, उसको बेचूंगा कहीं ना कहीं। अगर मैं उस चीज को कहीं ना कहीं बेचने वाला हूं तो वो रिकॉर्ड्स में आना चाहिए ना, और अगर वो रिकॉर्ड्स में नहीं आ रहा है तो शायद मैंने टैक्स की चोरी की है। अच्छा समझो टेलर ने टैक्स की चोरी नहीं की होती, टेलर ने ईमानदारी से शॉपकीपर को बेच दिया, क्या आपको लगता है शॉपकीपर टैक्स की चोरी करेगा? वो कस्टमर को बोलेगा सिर्फ कैश चलेगा। आप देखो, आप जब खुद जाते रहोगे काफी दुकानों में कोई भी चीज खरीदने, आपको लोग सामने से बोलते रहेंगे कि यार कैश देना, हाँ या ना, आपको लोग बोलते होंगे कैश देना। अब ये जो आपके पास से कैश ले रहा है, आपके पास से तो टैक्स भी ले रहा है उस कैश में, बट क्या वो एक्चुअली में वो कैश में से जीएसटी निकाल के गवर्नमेंट को पे कर रहा है क्या? हु नोज, यू नेवर नो। आप थोड़ी ना उसके अकाउंट से जाके चेक करोगे, आप थोड़ी ना उसके टैक्स के बंदे से जाके बात करोगे, उसके सीए से बात करोगे, हाँ या ना? समझ रहे हो जो मैं बोल रहा हूं? थम्स अप दो हाँ तो।
यस। तो सिंपल सी बात है, टैक्स की चोरी करना ये स्ट्रक्चर की वजह से, इस साइकिल की वजह से मुश्किल हो जाता है, नंबर 1। एंड नंबर 2, वैल्यू एडेड टैक्स वर्ड था। क्या वर्ड था भाई? वैल्यू एडेड टैक्स। हमने देखा था जैसे जैसे मेरी वैल्यू बढ़ेगी गुड्स की, वैसे वैसे टैक्स बढ़ते जाएगा। यहां पे गुड्स की वैल्यू कितनी थी? 100 रुपए, मात्र 100 रुपए। 100 रुपए के ऊपर उतनी वैल्यू का टैक्स लिया गया, 100 रुपए के ऊपर 15%। जैसे वैल्यू बढ़ गई, कितने से वैल्यू बढ़ी? 250 रुपए हो गई, मतलब 150 रुपए से बढ़ गई। कैलकुलेटर्स निकालो, जिनके पास नहीं है मोबाइल फोन निकालो, मोबाइल पे लेक्चर देख रहे हो तो हाथ से कैलकुलेट करो। 100 रुपए के ऊपर 15% अगर आप लेते हो, कितना आ जाता है आपका? 15 रुपीज। ठीक है, 15 रुपीज। 100 रुपए की वैल्यू थी, 15% जीएसटी, 15 रुपीज। वैल्यू कितने की हो गई? 250 की हो गई। 250 इंटू 15%, 37.5 रुपीज। अच्छा, ये तो टोटल ना, वैल्यू बढ़ी कितने से? पहले कितनी थी वैल्यू? 100 रुपए, अभी कितनी हो गई? 250 रुपए। मतलब कितने से बढ़ी वैल्यू? वैल्यू कितने की ऐड हुई? 150 रुपए की 150, 150 इंटू 15%, इज इट 22.5? तो यहां वैल्यू कितने की ऐड हुई इस ट्रांजैक्शन में? 22.5 रुपीज की जीएसटी की वैल्यू ऐड हुई। मतलब एक्चुअल में वैल्यू गुड्स के अंदर में 150 रुपए की बढ़ी, 150 इंटू 15% आप करोगे 22.5। गवर्नमेंट को कितना गया? 22.5। ये तो एक प्रोसेस बना के रखा है कि पहले 15 ये देगा, फिर जब आगे चीज जाएगी तो वो उतनी ही वैल्यू सिर्फ गवर्नमेंट को देगा, जो पहले उसने दिया हुआ है उसका वो बेनिफिट ले लेगा, रिकवर करेगा वो अपने कस्टमर से। ठीक है, लास्ट में देखो 250 से 500 हुआ है, कितनी की वैल्यू बढ़ गई है? 250 रुपए की। 250 इंटू 15%, इज इट 37.5 गाइस? कितना टैक्स जा रहा है? 37.5। समझा वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है? हाँ या ना? थोड़ा बेसिक बेसिक आइडिया ही क्या वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है? डिटेल नहीं तो बेसिक आइडिया ही क्या? यस। मतलब जीएसटी के बाद दो फायदे हुए हैं। हालांकि ऐसा सिमिलर स्ट्रक्चर जीएसटी के जैसा पहले भी था, पहले भी ऐसा ही था, बट थोड़े से चेंजेस थे। हम देखेंगे कल जब हम वापस आगे बात करेंगे, हम इस बारे में देखेंगे क्या हो रहा है। सिंपली इस केस में आपने अगर ये मैकेनिज्म समझा होगा अच्छे से, मैं फिर से रिवाइज करवाऊंगा, अभी नहीं नेक्स्ट लेक्चर में, बट एक बार ध्यान देना क्या हो रहा है इस केस में। पहली चीज, ट्रांजैक्शन ट्रेस हो रहा है। इन चार ही लोगों में से कोई भी डिसएग्री नहीं कर सकता कि मैंने सेल नहीं किया या मैंने परचेस नहीं किया। अगर वो ऐसा करता है तो उसके पास प्रूफ होना जरूरी है, अगर प्रूफ नहीं है तो उसके ऊपर फाइन पेनल्टी लगाया जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज, जितनी जितनी वैल्यू बढ़ेगी गुड्स की, उतना उतना टैक्स बढ़ेगा। यहां 100 रुपए की वैल्यू, 150 की वैल्यू बढ़ रही है 22.5, यहां पे 250 की वैल्यू बढ़ रही है 37.5। दिस इज वाई जीएसटी इज कॉल्ड एज वैल्यू एडेड टैक्स। कमिंग बैक टू द लास्ट स्लाइड, यह देखना यहां क्या था, जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। मैंने वैल्यू एडेड टैक्स क्लियर करवा लिया। ठीक है, पूरे सिलेबस में एक वर्ड भी अपन नहीं छोड़ेंगे। यहां वैल्यू एडेड टैक्स बचा था, मैंने यहां पे उसको क्लियर कर दिया मैकेनिज्म में। सभी को समझा है? यस और नो? पूरा मैकेनिज्म सभी को समझा है? हाँ या ना? बताइए प्लीज। क्लियर है? मजा आ रहा है? समझ रहा है जीएसटी क्या है? इंटरेस्टिंग है? एंजॉय कर रहे हो? यस। उतना डिफिकल्ट नहीं जितना तुम समझ के आए थे जीएसटी में, ये बहुत आसान है। हालांकि प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है, अपन उसको इतने आसानी के साथ डिस्कस कर रहे हैं। एंड आई प्रॉमिस पूरा सिलेबस ऐसे ही आसानी के साथ अपन डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। जहां कोई बोरिंग पार्ट भी रहा ना, मेरी जिम्मेदारी है उसको आपके लिए इंटरेस्टिंग कैसा बनाना है। जहां कुछ डिफिकल्ट रहा उसको सिंप्लीफाई अपन करेंगे, वो मेरा होमवर्क है, प्रोवाइडेड आप आपका होमवर्क करोगे जब भी प्रैक्टिस करने दूंगा, जो भी करने दूंगा। ठीक है, राइट। चलिए, अब मैं जो भी बता रहा हूं, जितना भी बताया हुआ हूं मैं पूरी चीज शॉर्ट में रिवाइज करवाता हूं। ध्यान देना, डिटेल में रिवीजन अगले सेशन में फिर से करेंगे। महक आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ध्यान देना। सभी बच्चे ध्यान देना, सभी स्टूडेंट्स जिनको समझा है वो भी ध्यान दो, बिकॉज आपको लग रहा है आपको समझा है। इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन आएंगे और आगे, और जो स्टूडेंट्स को नहीं समझा प्लीज ध्यान देना। 3 ट्रांजैक्शन है। एंड में कस्टमर ने शर्ट परचेस की है, कस्टमर जाएगा रिटेलर के पास, रिटेलर गया टेलर के पास, टेलर गया वीवर के पास। थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूं, ध्यान देना। वीवर ने 100 रुपए का कपड़ा बनाया है, वीवर ने बोला 100 रुपए में बेचूंगा, उसके ऊपर जीएसटी लगाएगा वो, राइट। 115 रुपए टेलर के पास से लिए, 100 रुपए अपने पास रखे, अपना कॉस्ट अपना प्रॉफिट 15 रुपए गजा के गवर्नमेंट को दे दिए, बिकॉज गवर्नमेंट ने कहा था कि जब भी तू सेल करेगा मेरा शेयर उसमें डालना। ठीक है, डाल दिया। टेलर ने अपना उसके ऊपर काम किया, उसको कॉस्ट लगा, उसने प्रॉफिट ऐड किया अपना 250 रुपए फिक्स की प्राइस। रिटेलर आया, रिटेलर को बोला 250 रुपए दे, शर्ट लेके जा प्लस जीएसटी 287.5। अब जब टेलर गवर्नमेंट को पैसा देने जा रहा था तो उसके सीए ने उसको रोक लिया, बोला यार 15 रुपए तूने ऑलरेडी दिए है ना, फिर से क्यों दे रहा है, पागल है तू, बहुत पैसा होगा तेरे पास, काम कर 15 रुपए माइनस कर, क्योंकि तूने पहले दिए है जब तू कस्टमर था। अब तू सेलर बना है ना, तो तू तेरे कस्टमर के पास से ले,
तेरे कस्टमर ने दिया ना, उसमें से 15 रुपए साइड में कर, ये तेरा खुद का है जो तूने दिया है जब तू कस्टमर था, इसको रिकवर करना है। अभी बचे हुए 22.5 रुपीज गवर्नमेंट को दे दिया, राइट। थर्ड कैलकुलेशन, थर्ड ट्रांजेक्शन, रिटेलर ने कहा 500 रुपए के नीचे शर्ट नहीं बेचूंगा मैं। कस्टमर आया 500 प्लस 75 जीएसटी 575, 500 रुपए अपने पास रखे, अपना कॉस्ट अपना प्रॉफिट, 75 रुपीज जो इसके नहीं थे इसने गवर्नमेंट के बिहाफ पे कलेक्ट किए हैं, ये इसने क्या कर दिया, इसने ये पैसा उठाया और पैसा गवर्नमेंट को दिया। इसको इसके सीए ने वापस से रोका, बोले पागल है क्या, तू कस्टमर था तब तूने 37.5 रुपीज पे किए थे टेलर को, उसको साइड में निकाल, रिकवर करने का मौका है भाई, और तू तेरे कस्टमर के बाकी का बैलेंस जो 37.5 तो ना गवर्नमेंट को दे दे। इस मैकेनिज्म को फॉलो क्यों करना है और डायरेक्टली कस्टमर से क्यों 75 रुपीज गवर्नमेंट नहीं लेती, इसके दो रीजन है। पहली रीजन है ट्रांजैक्शन को ट्रेस करना, जो गवर्नमेंट चाहता है ताकि टैक्स की चोरी ना हो, राइट। सी सिंपल सी रीजन है, जो कस्टमर है आपके और मेरे जैसे जो कस्टमर है, अभी समझो आप स्टूडेंट हो, आप क्यों जीएसटी के अंदर रजिस्टर करोगे? इट इज नॉट एक्सपेक्टेड कि आपको जीएसटी पता होना चाहिए, इट इज नॉट एक्सपेक्टेड कि आपने अपने पॉकेट से 75 रुपीज निकालने और गवर्नमेंट को जाके देने हैं। भाई मैंने उस दुकान से शर्ट ली थी, उसके ऊपर का जीएसटी प्लीज इसका हिसाब लो, ये लो चलान बनाओ मेरे को दे दो। ऐसा क्यों करेंगे? मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि सिग्नल पे आप ट्रिपल सीट जा रहे हो, 3 दोस्त मिलकर पार्टी करने, आपको पुलिस वाला नहीं पकड़ रहा है, फिर भी आप खुद उतर के, मैंने ना वो 3 लोग बैठे हम, तो मैंने सोचा फाइन भर लूं, ये तो ऐसी बात हो गई। तो आप क्यों जाओगे ना, आपका नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए ये मैकेनिज्म सेट किया है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब क्या? कोई भी कस्टमर हो सकता है, कोई भी सेक्टर से हो सकता है, पढ़ा लिखा हो सकता है, अनपढ़ हो सकता है, बट टैक्स तो हर एक को पे करना है। तो कस्टमर के ऊपर हम जिम्मेदारी नहीं डाल सकते, हाँ, हम सेलर के ऊपर जिम्मेदारी डाल सकते हैं, बिकॉज वो बिजनेस कर रहा है, वो अर्न कर रहा है उसमें से, तो सेलर के ऊपर हमने जिम्मेदारी डाल दी है। अब ट्रांजैक्शन ट्रेस कैसे हो रहा है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि यार यहां पे भी ट्रांजैक्शन ट्रेस हो रहा है, इसका सेलिंग हो रहा है, इसका परचेस हो रहा है। अगर इसने सेल किया तो उसने परचेस किया ही होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये बोल रहा है मैंने इसको सेल किया, ये बोल रहा है मैंने इससे परचेस नहीं किया, यहां तुम पकड़े जाओगे, राइट। यहां तो चीज तुम्हारे स्टॉक में रहनी चाहिए, या तो तुमने सेल कर देनी चाहिए, सेल कर दिए टैक्स पे करो, स्टॉक में है तो दिखाओ, क्लियर। अच्छा, अब बात आती है वैल्यू एडेड टैक्स की। सर ये वैल्यू एडेड टैक्स क्या है? जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स, वैट वाज अ वैल्यू एडेड टैक्स, सीएसटी वाज अ वैल्यू एडेड टैक्स। जितनी वैल्यू तुम्हारी बढ़ने वाली है उतनी टैक्स तुम्हारी बढ़ेगी। यहां तुम्हारी वैल्यू कितनी थी? 100 रुपए थी, तुम्हारी मतलब गुड्स की 100 रुपए थी, 100 रुपए के ऊपर कितना परसेंट जीएसटी? 15%, 15 रुपीज गवर्नमेंट को गया। साइकिल नंबर 2, ट्रांजेक्शन 2, वैल्यू कितने से बढ़ गई? कितने से बढ़ी वैल्यू? 150 रुपए से, 250 हो गए ना, यहाँ पे 150 रुपए से बढ़ गई 150 रुपीज ओनली। तो 150 रुपीज के ऊपर का जीएसटी पे कर दो। 150 इंटू 15% कैलकुलेटर पे करवाया है मैंने, कितना आया? 22.5। आपने कितना पे करना है? 22.5। ये दूसरा तरीका चेक करने का। पहला तरीका क्या? आपने 15 भरा है, 15 को माइनस कर दो, जितना लिया है और जितना तुमने दिया है उसमें से उसको माइनस करो, बचा हुआ तुम वापस दे दो गवर्नमेंट को। थर्ड केस में वैल्यू कितने से बढ़ रही है? 250 से 500, मतलब 250 रुपीज की वैल्यू बढ़ गई। वैल्यू कितने की बढ़ी? 250 की। उसके ऊपर टैक्स कितने का बढ़ेगा? 250 इंटू 15%, 37.5। मैं क्लियर है, राइट। जिनको अभी भी कोई भी चीज में डाउट है, डू नॉट वरी बेटा, हम अगले सेशन में इसको और डिटेल में देखेंगे। हमारा पूरा जितना भी 70-80 घंटे हैं सब ये जीएसटी मैकेनिज्म के आसपास घूमने वाला है। डू नॉट वरी अबाउट इट। आई होप आपने आज का क्लास एंजॉय किया होगा, आई होप आपने इस चीज को समझा होगा। लाइव बैच वालों टिके रहना यहीं पे, मुझे कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस देने हैं। समरी बुक क्या है, क्यों है, ये मैं अगले सेशन में बताता हूं। अभी ऑलरेडी 1.5 घंटा होते आया है, राइट। लाइव बैच वालों प्लीज स्टे ट्यून्ड, हाँ प्लीज स्टे ट्यून्ड।